कहानी का नायक, जो अपनी पहली जिंदगी में एक निष्क्रिय व्यक्ति के रूप में मरा, किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया। वह एक कुलीन परिवार के शरीर में फिर से जन्मा, लेकिन विरासत में उसे जो मिला वह एक बिखरा हुआ इलाका था, भ्रष्टाचार में डूबा, भूखमरी से जूझता और चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ। अपनी पिछली जिंदगी के जान से लैस वह एक सेना खड़ी कर रहा है, अपनी जमीन को औद्योगिक कर रहा है और एक ऐसा साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा है जो हर बाधा को पार कर सके। कहानी शुरू होती है एक अस्पताल से। डॉक्टर जोर से चिल्ला रहे हैं, जल्दी करो, पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालो। इधर यान की हालत खराब है, उसका सीना धौंकने की तरह चल रहा है, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है जैसे कह रहा हो, भाई अब रुकने का वक्त आ गया है। यान, जो बीते 20 साल गैर से एक इंडस्ट्रियल मैकेनिकल डिजाइनर के तौर पर काम कर रहा था, जिंदगी और मौत के बीच चूल रहा था। उसने दिन रात मेहनत की, लेकिन नतीजा सिर्फ निराशा और गहरी तन्हाई के अलावा कुछ नहीं निकला। उसकी जिंदगी का हर पल एक संघर्ष था। जन्म से ही उसकी किस्मत जैसे कह रही थी, भाई तेरे हिस्से में आराम नहीं है। उसकी अथक मेहनत और जुनून ने अंततः उसे इस कगार पर ला खड़ा किया कि उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों टूट चुके थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब यान ने अपनी अंतिम सांसें ली तो यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत थी। अब वह एक भौंचक्का होकर उसने अपनी स्थिति को समझने की कोशिश की, लेकिन उत्तर उसकी पकड़ से बाहर थे। एक सप्ताह बीत गया और इस जादुई दुनिया में रेन ने खुद को एक स्वप्निल जीवन जीते हुए पाया। हर तरफ नौकर उसकी सेवा में लगे रहते। धीरे धीरे उसने अपनी स्थिति की सच्चाई को समझा। वह सचमुच मर चुका था और किसी तरह एलन एडगर परिवार के ड्यूक के तीसरे पुत्र रेन एडगर के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका था। रेन की एक बड़ी बहन और भाई थे, जिन्होंने बचपन से ही उसे गहरे स्नेह से पाला था। छोटे भाई, ये खाओ, तुम बड़े हो रहे हो और भूखे नहीं रह सकते, उसकी बहन ने आग्रह करते हुए उसके सामने स्वादिष्ट व्यंजन रख दिए। उसका भाई एक चमकती हुई शीशी उसके हाथ में देते हुए बोला, यह जादुई पानी है, यह जादुई शक्ति बढ़ाने के लिए कहा जाता है और मैंने इसे भारी कीमत पर खरीदा है। यहाँ तक कि उसकी माँ भी इस स्नेहमय वातावरण में अपना योगदान देती। उन्होंने खुद से बना हुआ एक नया शर्ट उसे भेंट किया और आग्रह किया, इसे पहनकर देखो। परिवार के सबसे छोटे और सबसे लाडले सदस्य के रूप में रेन एक अविश्वसनीय रूप से आरामदायक जीवन जी रहा था। लेकिन इस नई विलासिता का आनंद लेते हुए वह इस दुनिया में खुद को अजनबी महसूस करने से नहीं रोक सका। उसने सोचा, आखिर मुझे इतनी कृपा क्यों मिली? अपनी शंकाओं को शांत करने के लिए उसने सोचा कि शायद यह उसके पिछले जीवन में झेले गए कष्टों का मुआवजा था। एल्डा की दुनिया एक अद्भुत स्थान थी, जहां जादू हर पहलू में आधारभूत भूमिका निभाता था। कोरल साम्राज्य, महाद्वीप का सबसे बड़ा मानव राष्ट्र, विभिन्न जातियों जैसे एल्व्स और ड्वार्फ्स का संगम था। एडगर परिवार का प्रभाव उनकी जागीर 100 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी, जिसमें उपजाऊ खेत, एक भव्य महल और 10 लाख से अधिक की आबादी शामिल थी। एक कुलीन परिवार के सदस्य के रूप में रेन के पास वह सब कुछ था जिसकी कोई भी कल्पना कर सकता है। शानदार कपड़े, निजी सेवक और ऐशो आराम की जिंदगी। लेकिन हर बार जब वह आईने में झांकता, उसे यान का चेहरा घूरता हुआ नजर आता, उसके पिछले जीवन की एक कड़वी याद जो उसे चैन से जीने नहीं देती थी। एक दिन रेन की यह आत्ममंथन की स्थिति लिया नामक उसकी छुलबुली और खूबसूरत नौकरानी ने तोड़ी। लिया ने उसे बताया, रेन साहब, आपके पिताजी आपको बुला रहे हैं। लिया उसे अध्ययन कक्ष तक ले गई, जहां उसके पिता ड्यूक एलाइन अपनी भूमि की रिपोर्ट्स का गहन अध्ययन कर रहे थे। रेन ने अपने कुलीन संस्कारों के अनुसार अपने पिता का आदरपूर्वक अभिवादन किया और उनके कहने का इंतजार करने लगा। एलाइन ने गंभीर नजरों से अपने बेटे की ओर देखा। उनके स्वर में एक गहराई थी जब उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहां क्यों बुलाया है? इस सवाल की गंभीरता ने रेन को असहज कर दिया। उसने धीमे स्वर में जवाब दिया, नहीं पिता, मुझे नहीं पता। ड्यूक ने अपनी कुर्सी की टेक ली और उनका कड़ा भाव थोड़ा नरम पड़ गया। उन्होंने कहा, रेन, तुम उस उम्र में पहुंच चुके हो जब तुम्हें अपनी जागीर का प्रबंधन करना चाहिए। क्या तुमने सोचा है कि तुम्हें कौन सा इलाका चाहिए? रेन ये सुनकर चौंक गया। उसकी हैरानी जल्द ही भ्रम में बदल गई। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मुझे कोई इलाका विरासत में मिलेगा? या ड्यूक ने अपने बेटे की मासूमियत पर गहरी सांस ली और समझाया, यह परंपरा है कि तुम्हारी उम्र का हर कुलीन अपनी जागीर संभालता है। अब तुम्हारी बारी है। कुर्सी से उठते हुए ड्यूक ने कमरे की दीवार पर लगे बड़े नक्शे की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, तुम जिस भूमि का प्रबंधन करोगे वह उत्तर पश्चिम में है। वह इलाका अपेक्षाकृत सुरक्षित है, लेकिन वहां जादूगरों की कमी के कारण हमेशा खाद्य आपूर्ति की समस्या बनी रहती है। उनका स्वर और गंभीर हो गया जब उन्होंने आगे कहा, जबकि हमारी जागीर अभी स्थिर है, कोरल साम्राज्य का भविष्य अनिश्चित है। रेन ने अपने पिता की हर बात को ध्यान से सुना, लेकिन उसके दिल और दिमाग में अब भी यान के पिछले जीवन की यादें गूंज रही थीं। उसने खुद से पूछा, क्या मैं इस रेन ने चुपचाप अपने पिता की बात से सहमति जताई।
राज परिवार का पतन और सड़ते हुए राजनीतिक तंत्र ने साम्राज्य को टुकड़ों में बांट दिया था। लॉर्ड्स हमेशा छिपे हुए प्रतिद्वंद्विता और योजनाओं के साथ टकराते रहते थे, जो समय के साथ और भी उलझते जा रहे थे, और यह खतरनाक प्रतिस्पर्धा का जाल और भी मजबूत हो रहा था। अपने पुनर्जन्म के बाद रेन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था ऐसा प्यार और देखभाल जो उसे अब मिल रही थी। इस नए प्यार ने उसे यह तय करने में प्रेरित किया कि वह उन लोगों की रक्षा करेगा जो सच में उसकी परवाह करते थे। अपने बेटे को गहरे विचार में खोया देख एलाइन चिंतित हो गए। उन्होंने यह सवाल उठाया कि क्या वह रेन पर ज्यादा जिम्मेदारी डाल रहे हैं। तनाव को हल करने के लिए उन्होंने रेन को आश्वस्त किया कि वह अकेले नहीं है। एलाइन ने रेन को याद दिलाया कि उसके पास उसका बड़ा भाई, बहन और पिता है जो उसकी मदद करेंगे। लेकिन रेन का चेहरा इस बात को सुनकर बदल गया। उसकी आंखों में एक नई दृढ़ संकल्प था। गंभीर स्वर में उसने पूछा, क्या यदि हम खाद्य आपूर्ति की समस्या का समाधान कर लें, तो क्या इससे हमारी जागीर सुरक्षित हो जाएगी? एलाइन ने रेन की उत्साही भावना पर मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया दी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के दृष्टिकोण को थोड़ा साधारण और अपरिपक्व माना। उन्होंने समझाया, खाद्य समस्या का समाधान केवल जोश से नहीं होता, इसके लिए सोची समझी योजना और धीरे धीरे क्रियान्वयन की आवश्यकता है। लेकिन रेन केवल साधारण तरीके से नहीं सोच रहा था। वह मानवता के अनुभव और अतीत में हुई अनगिनत औद्योगिक क्रांतियों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग कर रहा था। बिना किसी संकोच के उसने पूरी आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं खाद्य संकट को सुलझाने की जिम्मेदारी लूंगा। रेन की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी और उसकी नजरें सिर्फ एक लक्ष्य पर थी, अपने साम्राज्य को बचाना। नया क्षेत्र आइलैंड सिटी जो रेन को सौंपा गया था, एक ऐसी भूमि थी जिसमें अपार संभावनाएं छिपी हुई थीं, लेकिन साथ ही उसमें कई चुनौतियां भी थीं। उत्तर में यह ड्यूक रियान के क्षेत्र से सटा हुआ था, जो उसका कट्टर दुश्मन था। पश्चिम में एल्फ्स की रहस्यमयी भूमि फैली हुई थी, में अनकही महासागर का विस्तार था। इस क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति ने इसे एक लगातार युद्ध भूमि बना दिया था, जिसके कारण इसकी उपजाऊ जमीन बंजर हो चुकी थी। यहाँ की आबादी कम थी और संसाधन समाप्त हो गए थे। जैसे ही रेन का रथ आइलैंड सिटी की ओर बढ़ रहा था, वह अपने नए क्षेत्र से संबंधित दस्तावेजों में डूबा हुआ था। लिया, जो उसकी निष्ठावान साथी थी, उसे चुपचाप देख रही थी। उसकी चिंता उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। रेन जानता था कि इस क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता उसकी जनसंख्या को बढ़ाने की थी, क्योंकि मजबूत कार्यबल किसी भी औद्योगिक क्रांति की रीढ़ होता है। उसे चुनौती की विशालता का पूरा एहसास था, लेकिन वह यकीन करता कि उसकी कोशिशें सफल होंगी। रेन खाली हाथ नहीं था। उसके पास एक खास कौशल था जो उसे सिस्टम मानव संसाधन स्कैन। इस क्षमता ने उसे आसानी से प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान करने और उनका आकलन करने की क्षमता दी थी। रेन ने अपनी फैमिली पर इस कौशल का परीक्षण किया था और अब उसे दुनिया के टैलेंट मानकों की स्पष्ट समझ हो गई थी। आइलैंड सिटी में पहुंचने के बाद उसकी पहली प्राथमिकता स्पष्ट थी, ऐसे असाधारण व्यक्तियों की तलाश करना जो इस क्षेत्र को फिर से बहाल करने में मदद कर सके। इस बीच लिया को ड्यूक के निर्देश याद आए थे, जिसमें उसने कहा था कि रेन का समर्थन करना है और यह सुनिश्चित करना है कि वह क्षेत्र में कोई अराजकता न फैलाए। चुपचाप लिया ने प्रार्थना की कि रेन चीजों को अस्त व्यस्त न कर दे। सिटी में सिटी लॉर्ड का निवास तनाव से भरा हुआ था। एक आदमी जो स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था, रिपोर्ट करने आया कि ड्यूक का सबसे छोटा बेटा जल्द ही पहुंचने वाला था। उसने पहले कदम उठाने का सुझाव दिया, लेकिन सामने बैठे मास्क पहने आदमी ने इस चिंता को ठंडे और संतुलित जवाब के साथ खारिज कर दिया। उसने आदेश दिया कि फिलहाल रेन को ना छेड़ा जाए और आगे के आदेश का इंतजार किया जाए। उसका शांत व्यवहार अंदर ही अंदर उबालते गुस्से को छिपाए हुए था, जैसा कि वह एलाइन से बदला लेने की बात कर रहा था। पास में खड़ा सुनहरे बालों वाला आदमी कम संयमित था। वह नर्वस होकर अपनी जाली वित्तीय रिकॉर्ड्स और हड़पे गए टैक्स की फाइलों के बारे में सोच रहा था। हालांकि मास्क पहने आदमी ने हंसी उड़ाते हुए रेन को एक मूर्ख और आलसी प्लेबॉय करार दिया, जो कभी इन मामूली विवरणों को नहीं पहचान पाएगा। उसे बस रेन के सामने कुछ अप्रासंगिक दस्तावेज देने थे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनहरे बालों वाले आदमी ने हिचकते हुए आदेश माना और रेन के स्वागत की तैयारी करने के लिए बाहर चला गया। रेन का रथ जैसे ही आइलैंड सिटी के बाहरी इलाके में पहुंचा, उसने बंजर खेतों और अबैंडन खेतों को देखा। उसकी मुद्रा गंभीर हो गई, जैसे ही वह दृश्य का अवलोकन कर रहा था। उसने लिया से नक्शा मांगा और क्षेत्र का बारीकी से निरीक्षण किया। उसकी नजरें पश्चिम में बहने वाली नदी और दक्षिण में स्थित बंदरगाह पर ठहर गई। अचानक एक विचार उसके दिमाग में आया। नदी की खुदाई करना और उसे समुद्र से जोड़ने के लिए नहर बनाना इस भूमि में नई जान डाल सकता है। रेन के विचारों में व्यस्त रहते हुए उसकी सोच को एक चीख ने रोका। एक युवा लड़की जो मिट्टी में घुटने के बल बैठी थी, एक आदमी के पैर को पकड़े हुए थी, जो शायद उसका पिता था और जुआ खेलने की योजना बना रहा था। लड़की गिड़गिड़ाते हुए उसका हाथ पकड़ते हुए कह रही थी, प्लीज पापा, ऐसा मत करो, हमें कुछ नहीं मिलेगा। लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने पिता से विनती कर रही थी, प्लीज ये पैसे मत लो,
ये पैसे माँ के इलाज के लिए हैं। अगर तुम इन्हें गंवा दोगे तो माँ की हालत और बिगड़ जाएगी। उसकी आवाज में चिंता और भय था। लेकिन उसका पिता, जो अपनी किस्मत पर बहुत विश्वास करता था, गुस्से में चिल्लाया, तुम चुप रहो, मुझे विश्वास है मेरा भागी मुझे यहां से बाहर निकालेगा। लड़की अपने पिता को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वह उसके हाथ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था तो वह अपना गुस्सा दिखाने के लिए हाथ उठाने लगा। इससे पहले कि वह कुछ करता, नैने आकर उसे रोक लिया और शांत स्वर में कहा, क्या तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा करना चाहते हो? रैन के शब्दों में इतनी गहरी समझ और सहानुभूति थी कि वह आदमी एक पल के लिए रुक गया। रैन ने उसे शांतिपूर्वक समझाया, पैसे की महत्ता है, लेकिन परिवार की सुरक्षा और आपसी समझ सबसे महत्वपूर्ण है। क्या तुम अपनी बेटी के भविष्य को खतरे में डालना चाहते हो? लिया, जो इस पूरी घटना को देख रही थी, रैन के पास दौड़ते हुए आई और हल्के से कहा, अगली बार तुम किसी पर हाथ उठाने का सोचो तो मुझे पहले बताना ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। रैन हंसते हुए जवाब दिया, यह मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया थी और मुझे उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। वह फिर उस व्यक्ति की ओर मोड़ा और कहा, तुमने अपनी बेटी के पैसे लुटा दिए, यह सही नहीं है। हमें हमेशा अपने परिवार के लिए जिम्मेदार रहना चाहिए। वह आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने गलती की, लेकिन अब क्या किया जाए? रैन ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। हमें समझदारी से काम करना चाहिए ताकि हम अपने परिवार और वह फिर से जुआघर के पास पकड़ा गया और इसके परिणाम गंभीर हो सकते थे। रेन की ठंडी आवाज और धमकी भरी मुद्रा ने आदमी को डर के मारे पीला कर दिया। कांपते हुए जुआरी ने वादा किया कि वह अब जुआघरों से दूर रहेगा और जल्द ही वहां से भाग गया। स्थिति को सही से संभालने पर रेन को संतोष हुआ। उसने फिर से उस लड़की की ओर देखा जो सदमे में खड़ी थी। चिंतित होकर उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो? और अपनी प्रणाली को सक्रिय करके उसकी स्थिति की जांच की। लड़की, जिसका नाम लिलियन था, सिर झुकाकर शुक्रिया अदा करती हुई बोली, आपका बहुत धन्यवाद। अगर यह पैसा खो जाता तो मेरी मां का इलाज कराना नामुमकिन हो जाता। रेन ने प्रणाली की स्क्रीन पर देखा और उसकी आंकड़ों को देखा। अधिकांश आंकड़े साधारण थे, लेकिन एक विशेष गुण ने उसकी नजर खींची, कृषि और फसल उगाने में उसकी विशेष क्षमता। यह छिपी हुई क्षमता पहचानते हुए रेन ने तुरंत निर्णय लिया कि उसे अपनी योजनाओं में शामिल करना चाहिए। रेन ने उसे गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, तुम शायद डॉक्टर के पास जाने के लिए शहर जा रही होगी, हम भी वहीं जा रहे हैं, तो क्यों न तुम हमारे साथ आ जाओ। लिलियन थोड़ी संकोच करते हुए बोली, लेकिन सर, आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। रेन ने शांतिपूर्वक मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया, गाड़ी सिर्फ एक साधन है, लकड़ी के टुकड़े जो जोड़कर बनाई जाती है, इसमें न गंदगी होती है न सफाई। जब तक हमें सफर करना है, यह कोई मायने नहीं रखता। फिर अचानक रेन का स्वर गंभीर हो गया और उसने पूछा, एक गरीब इलाके में जुआघर क्यों है? वह पिछले साल के क्षेत्रीय संकट को याद करते हुए बोला, ग्रैंड ड्यूक रेयान के सैनिकों द्वारा किए हमलों ने भारी जनहानि पहुंचाई थी। वसंत ऋतु की शुरुआत में आई विनाशकारी बाढ़ ने इस क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित किया था, जिससे लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। आइलैंड सिटी की गलियां इन घटनाओं के घावों को अपने भीतर समेटे हुए थीं। हर तरफ भिखारी और निराशा दिखाई दे रही थी। खंडहर बन चुकी सड़कों से गुजरते हुए रेन ने तय किया कि बचे हुए श्रमिकों की सही स्थिति जानने के लिए एक जनगणना करना आवश्यक है। हालांकि पहले वह सिटी लॉर्ड्स के महल जाना चाहता था ताकि वह आरक्षित धन की समीक्षा कर सके और यह तय कर सके कि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए क्या धनराशि आवंटित की जा सकती है। रेन ने लिलियन से महल का था पूछा, लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, एक जोरदार आवाज ने उनकी बातचीत में खलल डाला। एक सुनहरे बालों वाला व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर सड़क पर तेजी से दौड़ रहा था और चिल्ला रहा था, हट जाओ रास्ते से। उसकी हरकतें लापरवाह और खतरनाक थीं। लेया ने तुरंत हरकत में आते हुए रेन को खींचकर सड़क से किनारे कर दिया, ठीक वक्त पर, ताकि वह दौड़ते घोड़े से बच सके। सवार बिना किसी परवाह के तेजी से निकल गया, अपने पीछे हड़कंप छोड़ता हुआ, लेकिन लेया की आंखों में क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उसके लिए जो कोई भी रेन को चोट पहुंचाने की कोशिश करता, वह सख्त सजा का हकदार था। उसकी पकड़ रेन के चारों ओर कसने लगी और रेन सांस लेने के लिए संघर्ष करने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने उसका ध्यान खींचा। लेया ने तुरंत उसे छोड़ दिया और माफी मांगते हुए पूछा, क्या आपको चोट तो नहीं लगी? रेन ने मुस्कुराते हुए उसे आश्वस्त किया और उसकी तेज प्रतिक्रिया के लिए उसका धन्यवाद दिया। फिर से गंभीर होते हुए रेन ने लिलियन से पूछा कि क्या वह उस सवार को पहचानती है। कांपती हुई लिलियन ने समझाया कि वह एल्विन परिवार का युवा मालिक था, जिसकी संपत्ति आइलैंड सिटी में मौजूद सभी जुए के अड्डों से आती थी। रेन का चेहरा दिलचस्पी से भर गया। अगर एल्विन परिवार इतना धनवान था तो यह उसकी योजनाओं के लिए धन जुटाने का एक अवसर हो सकता था। रेन ने लिलियन से उसे एक जुए के अड्डे पर ले जाने के लिए कहा, लेकिन लिलियन ने उसे रोकने की कोशिश की। उसे डर था कि रेन वहां जाकर अपनी सारी दौलत गंवा देगा, लेकिन रेन का आत्मविश्वास अडिग था। उसने उसे आश्वस्त किया कि जुए का अड्डा उससे कुछ भी नहीं ले पाएगा। रेन की दृढ़ता को देखते हुए लिलियन सोचने लगी कि आखिर यह युवा कुलीन व्यक्ति वास्तव में कौन था।
जल्द ही रेन जुए के अड्डे पर पहुंच गया। वह इमारत आसपास की साधारण संरचनाओं से बिल्कुल अलग थी। उसकी भव्यता शहर की गरीबी और संपन्नता के बीच का असंतुलन साफ दिखा रही थी। प्रवेश द्वार पर पहरेदार खड़े थे, लेकिन रेन बिना किसी झिझक के आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वह अपने योजनाओं के बारे में सोच रहा हो। उसने तय कर लिया था कि इस जगह से सब कुछ लेकर अपनी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए उपयोग करेगा। अंदर का दृश्य शोर और निराशा से भरा हुआ था। जुआरी कर्ज की गुहार लगा रहे थे, इस विश्वास में कि अगली बाजी में वे अपने नुकसान वापस जीत लेंगे। कुछ लोग अपने क्षणिक जीत का जश्न मना रहे थे गिलफ्रेड, जबकि अन्य अपनी हार का मातम कर रहे थे। रेन ने इस दृश्य को आलोचनात्मक नजर से देखा। उसे एहसास हुआ कि जब तक ये जुए का अड्डा यहाँ मौजूद है, आइलैंड सिटी के लोग कभी मेहनत से काम करने की प्रेरणा नहीं पाएंगे। पास खड़ी लियो ने सावधानी भरे स्वर में बताया कि उनके सैनिक अंदर मौजूद हैं, जो स्थिति को संभालने के लिए तैयार थे। जुए के अड्डे को घेरने वाले सैनिकों की सूचना पर लियो ने रेन से पूछा कि क्या अब आगे बढ़ना चाहिए। रेन ने अपनी शांत मुद्रा बनाए रखते हुए कहा कि अभी इंतजार करें। वह एक बड़े लक्ष्य को पकड़ना चाहता था। उसी समय जुए के अड्डे का एक कर्मचारी रेन के पास आया। उसके चेहरे पर एक विनम्र मुस्कान थी। उसने रेन से पूछा कि युवराज कौन सा खेल खेलना चाहेंगे। रेन ने भी मुस्कुराते हुए अपने अनुभवहीनता का ढोंग किया और कहा कि वह जुए से ज्यादा परिचित नहीं है, लेकिन कुछ राउंड आजमाना चाहते हैं। कर्मचारी, जो रेन को एक आसान शिकार मान रहा था, ने उसे एक साधारण पासा खेल की सिफारिश की और उसे 2 मुफ्त चिप्स दिए, यह कहते हुए कि यह उनकी किस्मत आजमाने के लिए। रेन ने प्रसन्नता का दिखावा करते हुए चिप्स स्वीकार कर लिए। खेल शुरू हुआ। रेन ने चिप्स को छोटी शर्त के स्लॉट पर फेंक दिया। ये देखकर 2 कर्मचारियों ने एक दूसरे को देखकर आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी। पासा तेजी से घूमा और टावर छा यानी बड़ी संख्या पर रुका। कर्मचारी ने दुखद सहानुभूति जताते हुए रेन को सांत्वना दी कि वह जीत के करीब थे। रेन ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि यह खेल कितनी जल्दी खत्म हो गया और इसमें ज्यादा मजा नहीं आया। उन्होंने कहा कि उन्हें भूख लग रही है और वह वापस जा रहे हैं, लेकिन जैसे ही रेन मुड़ने लगे, वह कर्मचारी उनके रास्ते में आ गया। अब उसकी विनम्रता गायब हो चुकी थी। उसने तंज भरे भरे स्वर में रेन से चिप्स की कीमत चुकाने की मांग की। रेन ने माथे पर हल्की झुर्रियां डालते हुए उलझन का नाटक किया। उन्होंने पूछा कि उन्होंने कब यह शर्त मानी कि वे कुछ चुकाएंगे। कर्मचारी पास आकर समझाने लगा कि चिप्स उपहार नहीं थे, बल्कि अन्न। उसने जोड़ा कि हर चिप की कीमत 7 सोने के सिक्कों के बराबर है और प्रोसेसिंग फीस जोड़ने के बाद ये और भी बढ़ जाती है। रेन ने उसकी बात सुनी और एक हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अगर मैं ये चिप्स ना लेता तो क्या आप मुझे यहाँ खेलने देते? कर्मचारी ने घमंड से सिर हिलाया। रेन ने अपनी आवाज को ठंडा करते हुए कहा, तुमने तो पहले ही अपनी हार मान ली थी। अब मैं दिखाऊंगा कि असली खेल कैसे खेला जाता है। अटेंडेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारे ऊपर 250 गोल्ड कॉइन का कर्ज है। अगर चुका नहीं सकते तो अपनी नौकरानी को गिरवी छोड़ दो। लिलियन ने गुस्से से कहा, यह झूठ है। ये चिप्स एक चांदी के सिक्के से ज्यादा की नहीं है। उसकी बात सुनकर अटेंडेंट का चेहरा उतर गया। उसने गार्ड्स को बुलाने की कोशिश की, लेकिन रेन ने उसे गंभीर स्वर में टोका, रुको, बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। रेन ने शांत होकर कहा, तुम्हारे जैसे लोग जो दूसरों को धोखा देकर अपना फायदा देखते हैं, उन्हें बदलना चाहिए। यहाँ कोई भी कर्ज नहीं होगा और मैं ये चिप्स लौटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम्हें अपने काम का तरीका सुधारना होगा। कैसिनो में सन्नाटा छा गया। जुआरी, जो अभी तक खेल में मशगूल थे, अब रेन की ओर देखने लगे। रेन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो ये मामला यही खत्म करते हैं। तभी एक भारी आवाज कमरे में गूंजी, यहां तमाशा कौन कर रहा है? रेन ने उस आवाज की ओर देखा। वह वही आदमी था जिसे उसने कुछ देर पहले घोड़े पर देखा था। वह कमरे के केंद्र में खड़ा होकर घूर रहा था। रेन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने सोचा, अब समझ में आएगा कि असली ताकत क्या होती है। उस आदमी ने गार्ड्स को बुलाकर कहा, यहां अनुशासन बनाए रखो, किसी को परेशान न किया जाए। रेन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर आप इस शहर के भविष्य के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं तो इस जुए को रोकें। इसे सही दिशा में ले जाना सबकी जिम्मेदारी है। लिलियन लिया का हाथ कसकर पकड़ते हुए बुरी तरह से फूट फूट कर रोते हुए धीरे धीरे फुसफुसाई, यह सब मेरी गलती है। वह खुद को इस बात के लिए दोषी मान रही थी कि उसने उन्हें इस जुआ घर में लाकर फंसा दिया। उसे शर्म महसूस हो रही थी कि उसने रेन और लिया को ऐसी स्थिति में डाल दिया। उसे याद आया कि कैसे रेन ने अपनी मां को अस्पताल में खुद लेकर गए थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे इलाज मिले, और यह वादा किया था कि सारे खर्चे वह खुद उठाएंगे। उस याद ने उसे साहस दिया और उसने अपनी हिम्मत जुटाई। लिलियन ने आगे बढ़कर दृढ़ता से घोषणा की, मैं उन्हें हमारे भाई को धोखा देने नहीं दूंगी। उसकी ये बहादुरी सभी का ध्यान खींचने लगी। हालांकि अधिकांश लोग डर के मारे चुप थे। भीड़ में हलचल होने लगी। लोग आपस में पूछने लगे कि यह लड़की कौन है और कैसे उसने एल्विन परिवार के युवा मास्टर को चुनौती दी। वेओ, युवा मास्टर ने उसे कड़ा नजरों से घूरा और उसकी अवहेलना से तिल मिला गया।
लिलियन ने बिना डर के अपना रुख बनाए रखा और उसे आरोपित किया कि वह इस जुआघर का इस्तेमाल परिवारों को धोखा देने और नष्ट करने के लिए कर रहा था। उसने ये भी कहा कि वह रेन और लिया को तंग नहीं होने देगी, क्योंकि वे अच्छे लोग हैं जो ऐसी बुरी बातों के लायक नहीं हैं। वेओ क्रोध से जलते हुए उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन लिलियन ने डर के बावजूद हिम्मत दिखाते हुए रेन को अपनी छोटी सी काया से ढक लिया। इससे पहले कि वेओ उसे नुकसान पहुंचा पाता, रेन ने तेजी से हमले को रोक लिया और वेओ के हाथ को पकड़ लिया। रेन ने फिर अपने सिस्टम स्किल का उपयोग किया और वेओ के आंकड़ों का मूल्यांकन किया। नतीजे में पता चला कि वेओ की शक्ति बहुत कम थी। केवल 5 वफादारी अंक थे और उसकी व्यक्तित्व में क्रूरता और रक्त पिपासा थी। रेन ने एल्विन परिवार को एक संभावित खतरे के रूप में पहचाना, जो किसी भी समय धोखा दे सकता था। वेओ ने रेन को घूरते हुए आरोप लगाया कि उसने उसे अपमानित किया है। रेन शांतिपूर्वक खड़ा था, उसकी आंखों में न कोई भय था और न कोई डर। उसने जवाब दिया, जो लोग दूसरों का अपमान करते हैं उनका अस्तित्व कुछ नहीं होता। कैसीनो के नियमों को लेकर रेन ने शांति से अपनी पकड़ छोड़ी और जवाब दिया कि वह इन नियमों को पूरी तरह समझता है। इस दुनिया में शक्ति ही सब कुछ है और जो ताकतवर होते हैं वही नियम बनाते हैं। वेओ ने अरोगेंटली हंसी उड़ाते हुए कहा कि वह इस शहर का सबसे ताकतवर आदमी था। उसने सवाल किया कि रेन को अब भी उसके खिलाफ क्यों खड़ा होना चाहिए। क्या उसे ये भी नहीं पता कि वह कौन है? रेन का चेहरा शांत था। उसने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम कौन हो। जो सिर्फ जरूरी है वह है मेरी अपनी ताकत, क्योंकि मेरा हाथ बड़ा है और मेरी बात ही कानून है। यह कहकर उसने अपने हाथ बजाए और अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे कैसीनो में धावा बोले। इसके बाद दृश्य एक भव्य भोज का था, जो रेन के सम्मान में आयोजित किया गया था। इस भोज में शहर के सबसे प्रमुख और प्रभावशाली लोग उपस्थित थे, जिनमें से हर एक का अपना छिपा हुआ एजेंडा था। वहां उपस्थित था लूकस, एक प्रतिष्ठित परिवार का प्रमुख। लूकस ने इस भोज में शहर के लॉर्ड के साथ मिलकर रेन को एक सबक सिखाने की योजना बनाई थी। वह वियो का उपयोग करके रेन से एक संबंध स्थापित करना चाहता था, जिसे बाद में वह अपने फायदे के लिए मोड़ सकता था। लेकिन उसे वियो की अनुपस्थिति पर हैरानी हुई और उसने महसूस किया कि उसे सिर्फ शहर के लॉर्ड की अक्षमता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, उसे अपनी योजनाओं में बदलाव करना होगा। भोज हॉल में हलचल थी और तभी एक जोर से आवाज आई, रेन का आगमन हुआ। वातावरण तुरंत गंभीर और शांत हो गया और जैसे ही रेन हॉल में प्रवेश करते हैं, सभी की नजरें उनकी ओर मुड़ जाती हैं। उनका आंतरिक शक्ति और प्रभाव हर किसी पर साफ दिखाई दे रहा था और मेहमान अपनी मुद्रा और व्यवहार को तुरंत समायोजित करते हुए तैयार हो गए। रेवन परिवार के प्रमुख ने तुरंत आगे बढ़कर रेन का परिचय दिया। खुद को प्रस्तुत करते हुए रेवेन परिवार के प्रमुख ने रेन को एक उपहार दिया। इसी बीच जोस परिवार के प्रमुख ने अपनी बेटी का परिचय कराया, ये आशा करते हुए कि इससे वे रेन का कृपा पात्र बन जाएंगे। लेकिन रेन का तीव्र चेहरा देख सभी चुप हो गए। रेन ने सबको शांत होने का आदेश दिया और कहा, अब समय आ गया है कि हम औपचारिक रूप से शुरुआत करें। उसने अपने सहायकों से एक बड़ा नक्शा लाने का इशारा किया, जो तुरंत सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। नक्शे की ओर इशारा करते हुए रेन ने बताया कि यह एक बांध का डिजाइन है, जो उसने उसी दिन दोपहर को बनाया था। उसने कहा कि बांध के निर्माण में काम करने वाले कारीगरों को वे इस डिजाइन के सभी बारीक पहलुओं को ठीक से समझाने के लिए जुटाएंगे। कमरे में हलचल मच गई और मेहमान एक दूसरे से उलझते हुए फुसफुसाने लगे। किसी ने जोर से पूछा, यह बांध क्या है? और यह भी अटकलें लगाई कि क्या यह मछली पकड़ने का कोई उपकरण है। रेन ने तुरंत चुप रहने का आदेश दिया और लियस से कहा कि वह क्षेत्र का नक्शा दिखाए। अब जब कमरे में सन्नाटा था, रेन ने अपनी प्रस्तुति शुरू की। उसने बताया कि उस दिन आइलैंड सिटी की अपनी निरीक्षण यात्रा के दौरान उसने शहर में हर साल होने वाली बाढ़ का असली कारण पाया था, उत्तर में स्थित एक अव्यवस्थित नहर। अगर इस स्थान पर बांध बनाया जाए तो पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकेगा, जिससे सूखा सीजन में खेतों में सिंचाई की जा सकती है और बारिश के मौसम में अधिक पानी को छोड़कर बाढ़ से बचा जा सकता है। लूकस, जो ध्यान से सुन रहा था, इस योजना की चतुराई पर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने महसूस किया कि अगर यह बांध सफलतापूर्वक बन गया तो यह शहर के खाद्य उत्पादन को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है। पहली बार लूकस ने यह स्वीकार किया कि रेन में एक तेज और नवाचारी दिमाग है। लेकिन तभी सभा में एक वृद्ध व्यक्ति ने सवाल पूछा कि यह परियोजना उनके लिए क्यों जरूरी है। इस पर रेन ने शांति से उत्तर दिया कि उसे बांध के निर्माण के लिए उनके निवेश की आवश्यकता है। यह बयान सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई और कई लोग विरोध करने लगे, ये कहते हुए कि वे इतने गरीब हैं कि वे योगदान नहीं दे सकते। लूकस चुप रहे, लेकिन भीतर ही भीतर सोच रहे थे कि रेन भले ही बुद्धिमान हो, लेकिन इन अवसरवादी लोगों से निवेश की उम्मीद करना कुछ ज्यादा ही मासूमियत थी। हालांकि रेन उतना मासूम नहीं था जितना वे समझते थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें गरीबी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके पास एक योजना है जो सभी को मुनाफा दिलवाएगी। रेन ने बताया कि उसी दोपहर उसने एक कैसीनो को जब्त किया
और लगभग 85,000 सोने की मुद्राएं जब्त की। उसने इशारा किया कि आइलैंड सिटी में और भी कई कैसीनो हैं जो इसी प्रकार की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये खुलासा सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। लोग अपने विचारों में खो गए और इसके परिणामों पर मंथन करने लगे। कुछ लोग चिंता से बुदबुदाने लगे, ये सोचते हुए कि क्या अब उनका कैसीनो में हिस्सेदारी समाप्त हो गई है। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब्त किया गया कैसीनो उनका निवेश नहीं था। ये साफ हो गया कि आइसलैंड सिटी का सबसे बड़ा कैसीनो लॉर्ड एंड्रिन का है, जिससे ये संभावना जताई गई कि रेन ने एक शक्तिशाली दुश्मन को उकसा दिया है। लूकस, जो अपने शांत चेहरे के पीछे अपनी गुस्से को छुपाए हुए था, आगे बढ़े और रेन से सामना किया। उन्होंने रेन पर आरोप लगाया कि उसने बिना अनुमति के एक वैध व्यवसाय को नष्ट किया है। लूकस ने यह भी जोर देकर कहा कि कोरल एम्पायर के कानूनों के तहत यह पूरी तरह से अवैध था। कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता। लूकस ने चेतावनी दी और रेन को परिणामों के बारे में बताया। बाकी लोग जल्दी से उनके शब्दों में शामिल हो गए, ये आरोप लगाते हुए कि रेन ने अपनी सीमा से बाहर जाकर गलत किया था और यह कि कैसीनो वैध व्यवसाय थे। भीड़ अब और भी साहसी हो गई, लूकस के विरोधों के समर्थन में एकजुट हो गई। लेकिन रेन इन विरोधों से अप्रभावित, शांत रहते हुए कमरे में बोले। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने निवेश के लिए पूछा था तो सबने अपनी गरीबी का बहाना बनाया, लेकिन अब जब मुनाफे का मौका सामने आया है तो वे अचानक चिंतित हो गए। रेन ने यह भी बताया कि उनमें से ज्यादातर लोग कैसीनो के संचालन में भागीदार थे और चेतावनी दी कि यह उनका आखिरी मौका था अपनी प्रतिष्ठा बचाने का, नहीं तो वह व्यक्तिगत रूप से दखल देंगे। यह सुनते ही रेन के सैनिक कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े। उनकी उपस्थिति रेन की शक्ति का स्पष्ट संकेत थी। लूकस, जो समूह का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने कहा कि ग्रैंड ड्यूक कभी भी रेन की इस लापरवाह कार्रवाई को स्वीकार नहीं करेंगे। अन्य लोग भी रेन से अपील करने लगे, उन्हें अपने दृष्टिकोण को फिर से सोचने और संयम बरतने की सलाह दी। रेन ने मुस्कुराते हुए अपनी योजना को सफलता की ओर बढ़ते हुए कहा कि वह खुशी खुशी उनके साथ कानून पर चर्चा करेंगे। उनकी आवाज शांत लेकिन आदेशात्मक थी और उन्होंने ये आदेश दिया कि उन लोगों को अंदर लाया जाए जो स्थिति को स्पष्ट करने में मदद कर सकते थे। भीड़ चुप हो गई, उनके बीच बेचैनी साफ दिख रही थी। वे इंतजार कर रहे थे कि अगला कदम क्या होगा। रेन के आदेश पर उस कैसीनो में पकड़े गए 2 लोग कमरे में लाए गए। लूकस, जो कि आमंत्रित नोबल के बीच बैठे थे, उनकी उपस्थिति से तुरंत प्रभावित हो गए। ये दोनों हमेशा जो वी के साथ थे, उनकी अप्रत्याशित उपस्थिति ने लूकस को असहज कर दिया। उसे यह संदेह होने लगा कि उसके बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है। दोनों आदमी बांधे हुए थे और चुप थे। रेन, जो शांतिपूर्वक खड़ा था, ने लूकस से पूछा कि क्या वह इन्हें पहचानते हैं। लूकस ने अपनी भावना को छुपाते हुए कहा कि वह इनसे परिचित नहीं थे। रेन हल्की मुस्कान के साथ उसे शांत किया और कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। ये दोनों आदमी कल मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। लूकस की स्थिति अब अधिक गंभीर हो गई, लेकिन वह अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। रेन ने आगे बताया कि वह इन दोनों को मेहमानों के सामने लाकर देखना चाहते थे कि क्या कोई इन्हें पहचानता है। कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे से फर्टीव नजरों से देख रहे थे। कुछ ही क्षणों में अधिकांश ने इन्हें वी के सेवक के रूप में पहचान लिया। स्थिति की गंभीरता का एहसास होते ही लूकस ने कुछ कदम उठाने का निर्णय लिया, लेकिन वह पूरी तरह से शांतिपूर्वक इसका सामना करने के लिए तैयार था। नोबल लोग स्तब्ध और भयभीत होकर चुपचाप खड़े रहे। कोई भी हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लुकस ने उन दोनों के शवों के ऊपर खड़े होकर रेन की ओर झुके हुए मुंह से शर्मिंदगी का अभिनय किया और माफी मांगते हुए कहा कि उसने गुस्से में आकर यह सब किया क्योंकि उसे हत्या के प्रयास के बारे में पता चला था। उसने रेन से क्षमा की याचना की। रेन, जो इस कदम की पूरी उम्मीद कर चुके थे, हल्की मुस्कान के साथ उनकी ओर देखा और कहा कि लुक्स ने सही किया और उन्हें एक सजग और जिम्मेदार उच्च अधिकारी के रूप में सराहा। लुक्स, जो राहत महसूस कर रहे थे, रेन का धन्यवाद करते हुए बोले कि उन्होंने बस वही किया जो जरूरी था। लेकिन रेन की योजना अभी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने शांतिपूर्वक अपने सैनिकों को आदेश दिया कि असली मास्टरमाइंड को सामने लाया जाए ताकि यह देखा जा सके कि क्या इस कमरे में लुकस जितने सिद्धांतिक लोग और भी हैं। यह आदेश लुक्स को बेचैन कर दिया। उनका बेटा वेओ जल्दी से कमरे में लाया गया। जैसे ही वेओ कमरे में दाखिल हुआ, बिना समझे हुए कि क्या हो रहा था, वह सैनिकों से चिल्लाकर कहने लगा कि उसे जल्दी से खोल दिया जाए। उसने अपने पिता के प्रभाव का हवाला देते हुए धमकी दी कि एक बार वह आजाद हुआ तो सभी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लुकस की आंखों में सख्त निराशा दिखाई दी जैसे ही वह अपने बेटे को देखता है। उसकी हर तरह की घमंड की भावना गायब हो गई थी, क्योंकि अब उसे समझ में आ गया था कि वेओ क्यों इस पार्टी से गायब था। वेओ ने जैसे ही अपने 2 सेवकों को देखा, वह चुप हो गया और उसकी सारी बातों की धार खत्म हो गई। रेन की ओर मुड़ते हुए लुकस ने पूछा कि क्या वह अपने बेटे की बात से सहमत हैं। वेओ, जो अब भी रेन की असली पहचान से अनजान था, हंसी उड़ाते हुए और रेन का मजाक उड़ाने लगा। जैसे ही वह लुकस की पहचान उजागर करने वाला था, उसके पिता ने उसे तेजी से चुप कर दिया।
अब लुकस, जो पूरी तरह से निराश हो चुका था, ने वेओ को डांटते हुए कहा कि वह एक नाफरमान बेटा है और उसे रेन के सामने घुटने टेकने का आदेश दिया। जब वेओ ने हिचकिचाया तो लुकस ने उसे मजबूरी से झुका दिया और खुद भी अपने बेटे के साथ घुटनों के बल गिर पड़ा। लुकस ने रेन से कृपा की भीख मांगी। उसने वेओ की जान बचाने के लिए अपनी सारी संपत्ति देने का वादा किया। तभी वेओ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपने पिता के दिए गए आदेश याद आए, जिसमें कहा गया था कि ड्यूक के बेटे से दोस्ती करनी है। अब उसे यह समझ में आया कि रेन कौन है। डर उसकी आंखों में फैल गया और उसने बड़बड़ाते हुए माफी मांगी, ये कहते हुए कि वह फिर कभी इतनी मूर्खता नहीं करेगा। रेन का चेहरा कठोर था। उसने कहा कि उसकी सेना और अधिकार ही उसकी स्थिति का प्रमाण है। लुक्स ने भी यह शपथ ली कि एल्विन परिवार रेन के प्रति वफादार रहेगा और उसने अपनी अवैध संपत्ति सौंपने की पेशकश की। रेन ने बिना कोई भावनाएं दिखाए लुकस को बताया कि वह उसकी पेशकश स्वीकार करेगा और अगर वह अपनी संपत्ति सौंप देता है तो उसका परिवार सुरक्षित रहेगा। लुकस ने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने शहर के लॉर्ड को देखा तो उसे एहसास हुआ कि अब उसकी ताकत घटी थी। उसे यह महसूस हुआ कि अब उसके पास बहुत कम विकल्प है और फिर उसने रेन को एक साजिश के बारे में बताया। उसने बताया कि लॉर्ड एल्ड्री ड्यूक के खिलाफ साजिश कर रहा था। शहर के बाहर के दुश्मनों के साथ मिलकर विश्वासघात की योजना का खुलासा सुनकर पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। सभी की निगाहें एल्ड्री पर टिक गई, जो डर से जमे हुए खड़े थे। लुकस कुछ और बताने ही वाला था कि रेन ने उसे तेज आवाज में बीच में ही रोक दिया। रेन ने लुकस पर एल्डरी को बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि उसने पहले ही काफी नरमी दिखाई है। रेन ने अपने गार्ड्स को आदेश दिया कि लुकस और वेओ को कमरे से बाहर ले जाकर सजा दी जाए। लुकस हैरान और डरा हुआ था। वह रेन के इस अचानक बदलते रवैये को समझ नहीं पा रहा था। वहीं एल्डरी रेन की प्रतिक्रिया से राहत महसूस करते हुए आगे बढ़ा और अपनी निष्ठा की कसम खाई। उसने रेन की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और अडिग समर्थन का वादा किया। रेन मुस्कुराते हुए बोला कि वह एल्डरी पर पूरी तरह भरोसा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने अपने सिस्टम का इस्तेमाल कर एल्डरी के गुणों का विश्लेषण किया। सामान्य आंकड़ों के बीच रेन को लालच नामक विशेषता और केवल 15 की निष्ठा स्तर दिखाई दिया। रेन ने तय किया कि एल्डरी भी लुक्स की तरह ही भविष्य में हटाया जाएगा। फिलहाल वह एल्डरी के संसाधनों का उपयोग अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए करेगा। भोज समाप्त होने के बाद भी रेन देर रात तक काम में जुटा रहा। कुलीनों ने 1 लाख स्वर्ण सिक्कों से अधिक का योगदान दिया था, जो कि इसन शहर से 2 साल में एकत्रित करों के बराबर था। फिर भी ये रकम रेन को संतुष्ट नहीं कर पाई। रेन अपने काम पर ध्यान केंद्रित किए हुए था, तभी लिया कमरे में चाय का प्याला लेकर आई। उसने उसे डेस्क पर रखा और रेन के चेहरे पर असंतोष देखा। रेन ने चाय लेते हुए कटुता से कहा, क्या तुम्हें अंदाजा है कि ये कुलीन वास्तव में कितने संपन्न हैं? लिया ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उसने पूछा, लुक्स के परिवार को लेकर आपका अगला कदम क्या होगा? पार्टी में हुए खुलासे के बाद लिया ने चिंता व्यक्त की कि अगर सिटी लॉर्ड एल्डरी वास्तव में उनके साथ विश्वासघात करने का इरादा रखता है तो यह रेन के लिए एक गंभीर खतरा हो सकता है। रेन ने उसे आश्वस्त करते हुए शांत रहने को कहा। उसने स्वीकार किया कि उसे एल्डरी के विश्वासघात का यकीन है, लेकिन यह भी बताया कि उसे अभी टकराव का सही समय नहीं लगा। जब लिया ने इसका कारण पूछा, श्रेस, तो रेन ने खिंचाई करते हुए खड़ा होकर जवाब दिया कि इसन में एल्डरी के पूरे प्रभाव नेटवर्क का अभी भी पता नहीं चला है। जल्दबाजी में कदम उठाने से केवल अनावश्यक अराजकता पैदा होगी। फिलहाल बेहतर होगा कि एल्डरी को यह विश्वास दिलाया जाए कि रेन एक अनजान युवा लॉर्ड है जो अपने चारों ओर के खतरों से अनभिजिंग है। अगली सुबह एल्डरी ने मैग्स गिल्ड में गिल्ड मास्टर मेलकम से मुलाकात की। उसने मेलकम को एक कागज का टुकड़ा सौंपा, जिसे पढ़ने के बाद गिल्ड मास्टर का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मेलकम ने कागज को मेज पर पटकते हुए स्थिति को बेतुका बताया। एल्डरी, जो शांत और चुर था, ने उसे ज्यादा प्रतिक्रिया न देने को कहा। उसने रेन को एक युवा और अधीर कुलीन बताया जो ग्रैंड ड्यूक के सामने खुद को साबित करने के लिए बेताब है। हालांकि मेलकम शांत नहीं हुआ। उसका गुस्सा बढ़ता गया और उसने एल्डरी को याद दिलाया कि यहां तक कि ग्रैंड ड्यूक भी मैग्स गिल्ड से सम्मानपूर्वक बात करता है। एल्डरी, मेलकम के गुस्से से संतुष्ट, अंदर ही अंदर खुश हुआ। उसने सोचा कि रेन ने उसे गिल्ड को अपने पक्ष में करने का सही मौका दिया है, जो पहले उसके पास नहीं था। जब मेलकम कागज लेकर गुस्से में रेन से स्पष्टीकरण मांगने की कसम खाता हुआ बाहर निकला तो एल्डरी चुपचाप अपनी जीत का जश्न मना रहा था। उसे यकीन था कि जल्द ही रेन खुद को अलग थलग महसूस करेगा। इसी बीच रेन अपने अध्ययन कक्ष में हाइड्रोलिक निर्माण के लिए योजनाओं का खाका तैयार कर रहा था। प्रोजेक्ट पर काम करते हुए रेन को अपने पिछले जीवन की कठिनाइयों की याद आ गई। उसी समय लिया कमरे में आई और उसे बताया कि एक अप्रत्याशित आगंतुक गिल्ड मास्टर मेलकम उससे मिलने आया है और तुरंत उसे देखने की मांग कर रहा है। रेन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और वह तुरंत बैठक कक्ष की ओर चल पड़ा। जैसे ही रेन कमरे में दाखिल हुआ, मेलकम ने गुस्से से भरे हुए उसे टोक दिया। उसने एक भर्ती मिस नोनिस पर पटकते हुए रेन पर मैग्स गिल्ड का अपमान करने का आरोप लगाया।
रेन, जो पूरी तरह से हैरान था, ने सफाई मांगी। मैल्कम ने उस नोटिस की ओर इशारा किया जिसमें लिखा था कि रेन के प्रोजेक्ट के लिए कोई भी मैच दिव्यांग या वृद्ध व्यक्ति को भर्ती नहीं किया जाएगा। उसने जानना चाहा कि रेन ने ऐसा नोटिस क्यों जारी किया। रेन ने कागज को ध्यान से देखा और शांति से समझाया कि हरम निर्माण प्रोजेक्ट से संबंधित है और इसका गिल्ड का अपमान करने से कोई संबंध नहीं है। मैल्कम असहमत था और उसने रेन पर खुले तौर पर उकसाने का आरोप लगाया। उसने तर्क दिया कि मैच को बाहर करके रेन गिल्ड और उसके सदस्यों का अपमान कर रहा था। रेन को यह सुनकर झटका लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि मैन्यू अले बड़ी नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा कर। मैल्कम, जो अभी गुस्से में था, ने रेन को चेतावनी दी कि अगर कोई ठोस कारण नहीं बताया गया तो गिल्ड के सभी मैच उसकी सेवा करने से इनकार कर देंगे। रेन ने गहरी सोच में पड़कर चुपचाप अपने सिस्टम को मैल्कम के आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए कहा। सिस्टम ने बताया कि मैल्कम की वफादारी का स्तर 80 डॉट था और उसकी व्यक्तित्व विशेषताएं जिज्ञासु और स्पष्टवादी थी। रेन ने निष्कर्ष निकाला कि मैल्कम को किसी ने भ्रमित किया है। मुस्कुराते हुए रेन ने धैर्यपूर्वक अपनी बात समझाई। उसने 3 मुख्य बिंदुओं को विस्तार से बताया। पहला, मैच की मना ऊर्जा सीमित होती है। हर दिन केवल थोड़ा काम करना उन्हें बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य के लिए अनुपयुक्त बनाता था। दूसरा, उनकी तनख्वाह डेथ साधारण मजदूरों के बराबर थी, जो उन्हें महंगा बनाती थी। तीसरा, एक कुलीन व्यक्ति के रूप में यह रेन का कर्तव्य था कि वह उन आम लोगों के कल्याण को प्राथमिकता दें जिन्हें गिल्ड का समर्थन नहीं था। हालांकि मैल्कम अब भी सहमत नहीं था। उसने तर्क दिया कि उनके संसार में जादू का सम्मान किया जाता है और जिनमें जादुई प्रतिभा नहीं है उन्हें जादूगरों के कदमों के नीचे कुचल दिया जाना चाहिए। रेन इस दृष्टिकोण से परेशान मानता था कि यह वास्तविकता हो सकती है, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा कि वह इसे बदलने का इरादा रखता है। उसने घोषणा की कि आइसलैंड से शुरुआत करते हुए वह यह साबित करेगा कि जादूगर आम इंसानों से अलग नहीं है। मैल्कम, गहराई से अपमानित, ने एक अल्टीमेटम जारी किया। उसने रेन से अपने बयान को वापस लेने या जादूगरों के गिल्ड को क्रोधित करने के परिणाम भुगतने की धमकी दी। रेन का चेहरा ठंडा हो गया और उसने मैल्कम को उसकी आवाज पर ध्यान देने की चेतावनी दी। पास खड़ी लिया ने मैल्कम के गले पर चाकू रख दिया। उसकी आंखें धमकी से भरी हुई थीं। मैल्कम आतंक में जम गया। रेन ने शांत स्वर में कहा कि एक कानून है जो एक कुलीन के नौकर को किसी का अपमान करने के लिए दंड देने की अनुमति देता है। उसने सुझाव दिया कानून को एक छोटे से कट के साथ आजमाया जाए, यह देखने के लिए कि अदालत किस पक्ष का समर्थन करेगी। कांपते हुए मैल्कम ने जल्दी से माफी मांगी, अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा याचना की। रेन, ये महसूस करते हुए कि मैल्कम की वफादारी कम नहीं हुई थी, समझ गया कि गिल्ड मास्टर ने अज्ञानता के कारण ऐसा किया था, न कि दुर्भावना से। स्थिति को और बढ़ाते हुए रेन ने लिया को मैल्कम को बाहर ले जाने का आदेश दिया। मैल्कम ने रेन का धन्यवाद किया और जल्दी से वहां से चला गया। जाते जाते वह राहत की सांस ले रहा था। तब नोटिफिकेशन। रेन को सूचना मिली कि एक शुरुआती कार्य पूरा हो चुका था। उसने डेफ व्यक्तियों पर जांच करने का कार्य पूरा किया था। एक पुरस्कार जारी किया गया और एक नया कार्य सामने आया। 5 उच्च आंकड़ों वाले पात्रों को प्रशिक्षित करें। अपनी प्रगति से प्रसन्न होकर रेन ने तय किया कि वह अपने पुरस्कारों की समीक्षा बाद में करेगा। एस्टेट के बाहर एल्ड्री मैल्कम का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने गिल्ड मास्टर को देखा, वह जल्दी से उसकी ओर बढ़ा और चिंता जताने का नाटक करते हुए पूछा, बैठक कैसी रही? मैल्कम अभी भी अपमानित महसूस कर रहा था, ने गहरी सांस लेते हुए स्वीकार किया, रेन सुनने को तैयार नहीं था, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। एल्ड्री, निराश लेकिन तेज दिमाग वाला, तुरंत एक नई योजना तैयार करने में जुट गया। उसने मैल्कम को आश्वासन दिया, मेरे पास एक समाधान है जो न केवल रेन को अपना फैसला बदलने पर मजबूर करेगा, बल्कि उसे मैज गिल्ड का सम्मान करने पर भी मजबूर करेगा। पहली योजना के असफल होने के बाद एल्ड्री ने तुरंत एक और रणनीति सुझाई। उसने मैल्कम को सलाह दी, टाउन के लोगों को रेन के लिए काम करने से मना करने के लिए उकसाओ। ऐसा प्रतिरोध रेन को तुम्हारी मदद मांगने पर मजबूर कर देगा। लेकिन मैल्कम ने तुरंत विचार को खारिज कर दिया और कहा, रेन ने इतनी शानदार काम करने की शर्तें दी हैं कि टाउन के लोग मना ही नहीं करेंगे। फिर भी हिम्मत न हारते हुए एल्ड्री ने एक और योजना पेश की। उसने कहा, अगर उन लोगों को जो रेन के लिए काम कर रहे हैं आलसी और काम छोड़ दिखा जाए तो रेन आम लोगों से निराश हो जाएगा। मैल्कम ने इस सुझाव को भी खारिज करते हुए स्पष्ट किया, मेरी नाराजगी सिर्फ इसलिए है क्योंकि रेन ने मैजेस को काम पर रखने से मना कर दिया, न कि आम लोगों से किसी शिकायत के कारण। मैं इस मुद्दे पर रेन के खिलाफ कुछ भी करने से हिचक रहा हूं। एल्ड्री ने हार नहीं मानी और मैल्कम को अपने विचार पर फिर से सोचने के लिए प्रेरित किया। उसने तर्क दिया, आम लोगों की स्वाभाविक आलस्य ही उनकी भूखमरी और संघर्ष का कारण है। अगर जमीन फसल नहीं दे सकती तो ये लोग पहल करके शिकार क्यों नहीं करते? ऐसे आलसी लोग रेन के लिए कभी भी ईमानदारी से मेहनत नहीं कर सकते। मैल्कम अनिच्छा से इस योजना को आजमाने के लिए सहमत हो गया। इस बीच रेन की भर्ती की सूचना टाउन सेंटर में लगाई गई, जिसने तुरंत भीड़ को आकर्षित किया। शहर के लोग ये जमा हुए कि नए लॉर्ड की योजना क्या है। जैसे ही उन्होंने नोटिस पढ़ा, वे दंग रह गए। नौकरी की शर्तें थी,
काम का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, 8 घंटे, 3 समय का भोजन, प्रतिदिन 10 सिक्कों का वेतन। भीड़ में एक विश्वास भरे स्वर में कहा, नया लॉर्ड इतना उदार क्यों हो रहा है? दूसरों ने उसकी शंका में साथ दिया, यह कोई धोखा तो नहीं? कई लोगों को पुराने समय याद आ गए जब रईसों ने उन्हें धोखा दिया था। कुछ ने तर्क दिया, ऐसे शर्तों पर काम करना खतरनाक हो सकता है, हमारी जान भी जा सकती है। में लिलन आगे आई। उसकी आवाज में दृढ़ता और आत्मविश्वास था। उसने रेन का बचाव करते हुए कहा, उन्होंने सबकी जिंदगी बेहतर बनाने का वादा किया है। उसकी ईमानदारी का जवाब भीड़ की हंसी और उपहास से मिला। लोगों ने उसके शब्दों को मासूमियत समझकर मजाक उड़ाया। यहां तक कि लिलन के पिता ने भी उसका विरोध करते हुए कहा, तुम रेन के जादू के प्रभाव में आ गई हो। अपने पिता की बातों और भीड़ के तानों को अनदेखा करते हुए लिलन ने ऊंची आवाज में ऐलान किया। उसने अपने इरादे स्पष्ट किए कि वह बांध परियोजना के लिए पंजीकरण करना चाहती है। पंजीकरण प्रक्रिया की निगरानी कर रहा एक युवा भर्तीकर्ता भीड़ के संदेह के बावजूद शांत रहा। लिलन के पिता की ओर मुड़ते हुए उसने कहा, आप बांध पर काम कर सकते हैं, लेकिन लिलन खुद इसमें भाग नहीं ले सकती। हैरान लिलन ने पूछा, मुझे क्यों बाहर रखा गया है? मैं स्वस्थ हूं और सक्षम भी, और सक्षम हूं। भर्तीकर्ता ने समझाया, रेन ने सख्त नियम बनाए हैं जिनके तहत 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को काम पर नहीं लिया जा सकता। यदि किसी ने बिना रेन की अनुमति के ऐसा किया तो उसे कठोर सजा मिल सकती है। उसने लिलन के पिता को पंजीकरण फॉर्म देते हुए शर्तों को फिर से दोहराया। 3 वक्त का भोजन, 8 घंटे का कार्य दिवस और प्रतिदिन 10 सिक्के वेतन के रूप में। अगर कोई और समस्या नहीं थी तो उसने लिलन के पिता को फॉर्म पर हस्ताक्षर करने और अगले दिन से काम शुरू करने का आमंत्रण दिया। थोड़ी निराश होते हुए लिलन ने अपने पिता को प्रोत्साहित किया, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दें और आलस्य से बचें। उसके पिता मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, मैं वादा करता हूं, अब मैं जुआ नहीं खेलूंगा और रेन को निराश नहीं करूंगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया, लिलन, कल घर पर रहना और अपनी मां का ध्यान रखना, उनकी बीमारी के कारण वे भारी काम नहीं कर सकती। जैसे ही लिलन और उसके पिता जाने लगे, भर्तीकर्ता ने उन्हें वापस बुलाया। हैरान लिलन के पिता रुक गए और पूछा, कोई समस्या है? भर्तीकर्ता गंभीरता से उनकी ओर देखते हुए बोला। चिंतित होते हुए भर्तीकर्ता ने कहा कि उसने लिलन के पिता को यह कहते हुए सुना था कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है। लिलन के पिता ने जल्दी से स्पष्टीकरण दिया कि सच में उनकी पत्नी काम करने में असमर्थ थी क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी। भर्तीकर्ता ने दयालुता से मुस्कुराते हुए उन्हें आश्वस्त किया, मैं उनसे काम करने को नहीं कह रहा हूं। उसने समझाया कि रेन ने परियोजना के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों के परिवारों के लिए अस्थायी आवास की व्यवस्था की है जो डॉर्मेटरी में रह सकते हैं। लिलन के पिता की उलझन को देखकर भर्तीकर्ता ने और स्पष्ट किया, यह डॉर्मेटरी अस्थायी आवास है जो बांध के निर्माण में भाग लेने वाले परिवारों के लिए है। परियोजना पूरी होने के बाद परिवार अपने घरों में वापस जा सकते हैं। ऐसी उदारता से अभिभूत लिलन के पिता की आंखों में आंसू आ गए। वह घुटनों के बल गिर पड़े और भर्तीकर्ता का दिल से आभार व्यक्त किया। युवक ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे उठाने में मदद की और कहा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसने उन्हें एक कमरा दिखाने का प्रस्ताव दिया जहां वे रह सकते थे और अपने आवास चुनने की आजादी दी। आसपास खड़े शहर वाले जो ये सारा दृश्य देख रहे थे हैरान रह गए। उन्हें यह समझ में आ गया कि रेन के वादे सच थे। वे काम के लिए पंजीकरण करने के लिए बेताब हो गए और जगह में अफरा तफरी मच गई क्योंकि लोग जल्दी से पंजीकरण करने के लिए दौड़ने लगे। इसी दौरान अपने दफ्तर में रेन सिस्टम से अपडेट्स की समीक्षा कर रहा था। अचानक एक सूचना आई, बधाई हो, आपको न्यूबी गिफ्ट पैक से लिथियम बैटरी का ब्लूप्रिंट मिला है। संतुष्टि की बजाय रेन के मन में एक हलचल सी महसूस हुई। चिड़चिड़ाते हुए रेन ने खुद से बड़बड़ाया, सिस्टम की तर्क शक्ति पर सवाल उठाते हुए, बिना जनरेटर के बैटरी का क्या काम? क्या सिस्टम उसे बिजली की आंधी बुलाने की उम्मीद कर रहा था? अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के बाद रेन ने खुद को शांत किया और सोचना शुरू किया। रेन के विचार पांच पांच उच्च उच्च आंकड़ों वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के कार्य पर चले गए। वह नहीं जानता था कि ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे। पहले उसने लिया को प्रशिक्षित करने का विचार किया, लेकिन सिस्टम के माध्यम से उसके डेटा की समीक्षा करने पर पता चला कि वह पहले ही अपनी क्षमता तक पहुंच चुकी थी और आगे बढ़ने का कोई स्थान नहीं था। अपने विकल्पों पर विचार करने के बाद रेन ने निर्णय लिया कि सबसे अच्छा कदम आइलैंड सिटी में प्रतिभाशाली लोगों की तलाश करना होगा। जब रेन अपने अगले कदम पर विचार कर रहा था तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लिया की आवाज दरवाजे से आई, लिलन आई हैं, वे आपसे मिलना चाहती हैं। रेन ने उसे अंदर आने की अनुमति दी। लिलन कमरे में कदम रखते हुए उसकी चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उसने जल्दी से बताया, कुछ गड़बड़ है निर्माण स्थल पर। रेन ने चौंकते हुए पूछा, क्या हुआ? लिलन ने विस्तार से बताया कि निर्माण स्थल पर उसके दौरे के दौरान उसने क्या देखा।
वह अपने पिता का हालचाल जानने गई थी और उसने देखा कि कोई भी श्रमिक अपने काम को करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं रखता था। शुरुआत में उसे लगा कि लोग बस आलसी हो गए हैं, लेकिन उसके पिता ने समझाया कि सबको बहुत थकावट महसूस हो रही थी और यह सिर्फ उसके साथ नहीं था, बल्कि हर काम करने वाले ने यही महसूस किया था। लिलन ने उन्हें उत्साहित करने की कोशिश की, उन्हें रेन द्वारा दी गई उदार सुविधाओं की याद दिलाते हुए, लेकिन उसकी बातें बेअसर हो गई। मजदूरों ने जोर देकर कहा कि उनकी थकान जानबूझकर नहीं थी, वे सच में काम करने की ताकत नहीं रखते थे। कुछ ने यह अनुमान लगाया कि इतनी लंबी निष्क्रियता के बाद उनके शरीर को इस काम की आदत नहीं पड़ी थी, जबकि कुछ ने एक दिन आराम करने की सलाह दी ताकि वे फिर से अपने काम पर लौट सकें। हालांकि लिलियन ने इन बहानों को खारिज कर दिया और स्पष्ट रूप से कहा कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है। वह दृढ़ विश्वास करती थी कि वे केवल आलसी थे। जब उसे यह एहसास हुआ कि उनकी कोशिशें व्यर्थ हो रही थीं, तो उसने सीधे तौर पर इस मामले को रेन के पास पहुंचाने का फैसला किया। रेन ने उसकी बात सुनी और तुरंत निर्माण स्थल की ओर रवाना हो गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने खुद मजदूरों को देखा, उनकी सुस्ती बिल्कुल स्पष्ट थी। स्थिति को बेहतर समझने के लिए रेन ने अपनी सिस्टम क्षमताओं का उपयोग कर उनके आंकड़े जांचे। देखने में तो सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण असामान्यता पाई। सभी मजदूरों पर एक शाप था। रेन ने लिलियन की ओर मुड़ते हुए शांतिपूर्वक स्थिति को समझाया। वे बीमार नहीं हैं, वे शापित हैं। जब यह स्पष्ट हो गया कि मजदूर शापित थे, रेन ने निर्माण स्थल का निरीक्षण करना शुरू किया और अगले कदम पर विचार करने लगे। उन्होंने अपनी नई प्राप्त कौशल जियोलॉजिकल सर्वे को आजमाने का निर्णय लिया। शुरुआत में उन्होंने इस कौशल का उपयोग डैम निर्माण के दौरान करने की योजना बनाई थी, लेकिन वर्तमान स्थिति ने इसे तुरंत उपयोग करने की आवश्यकता पैदा कर दी। इस क्षमता के माध्यम से रेन विभिन्न भूवैज्ञानिक विशेषताओं का विश्लेषण कर सकते थे, जैसे खनिजों का संघटन, जल विज्ञान और स्थलाकृति एक निर्धारित दायरे में। रेन ने आदेश दिया और सिस्टम सक्रिय हुआ। सर्वेक्षण शुरू कर दिया, जो 10 किलोमीटर के दायरे में था। कुछ ही क्षणों में बाद में परिणाम उसकी मस्तिष्क में स्पष्ट हुए, जबकि सर्वेक्षण ने तेल या धातुओं जैसी मूल्यवान संसाधनों की अनुपस्थिति की पुष्टि की। फिर भी कुछ असामान्य बात ने रेन का ध्यान आकर्षित किया। अपनी सहजता पर भरोसा करते हुए उसने लिलियन के पिता से उस चिन्हित स्थान पर खुदाई करने के लिए कहा। वह आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया और रेन के लिए मेहनत करने की अपनी तत्परता व्यक्त की। जब उन्होंने जमीन में लगभग 1 मीटर गहरी खुदाई की, तो समूह ने एक अजीब काले पत्थर को बाहर निकाला। रेन झुककर उसे करीब से देखने लगा और उसकी प्रकृति के बारे में सवाल उठाए। पास में खड़ी लिया को रेन की इस क्षमता पर हैरानी हुई कि वह पत्थर से निकलने वाली हल्की जादुई ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था, जो कि उसकी विशिष्टता के बावजूद वह भी न देख पाई थी। रेन ने समूह को निर्देश दिया कि वे क्रिस्टल को सावधानीपूर्वक निकालकर एक बॉक्स में सुरक्षित रूप से रख लें। फिर रेन ने लिया से पूछा कि शापित व्यक्तियों से निपटने का सामान्य तरीका क्या होता है। लिया, जो इस सवाल से थोड़ी चौंकी, ने बताया कि शाप आमतौर पर किसी चर्च में पुजारियों द्वारा या मेज एसोसिएशन के उच्च रैंक वाले माजों द्वारा हल किए जाते थे। यह सुनकर रेन का चेहरा कठोर हो गया, क्योंकि उसे मेज एसोसिएशन से जुड़ी कोई कड़ी का संदेह हुआ। उसने फिर फैसला किया कि वह लिलियन और उसके पिता को स्थानीय चर्च में मदद के लिए ले जाएगा। लिलियन चिंतित होकर पूछी कि क्या उसके पिता सच में शापित हैं। रेन ने उसे शांत करते हुए वादा किया कि वह दोषी को उनके कर्मों का भुगतान कराएगा। समूह जल्दी से चर्च की ओर बढ़ा, जहां उन्हें एक सुंदर पुजारिन द्वारा स्वागत किया गया। उसने रेन का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसकी मुद्रा शांत और संयमित थी। रेन हमेशा सतर्क, ने उसे इस कार्य के लिए सौंपने से पहले अपनी प्रणाली का उपयोग कर उसकी निष्ठा का आकलन किया। सिस्टम ने तुरंत उसकी आंकड़े दिखाए। उसकी निष्ठा स्तर 95% था, जाति एलीफ के रूप में पहचानी गई थी, और उसकी वास्तविक उम्र लगभग 227 साल थी। हालांकि वह दिखने में कोई भी 24 से पुराना नहीं था। रेन को यह जानकर हैरानी हुई कि वह इंसान नहीं थी, लेकिन अपने उच्च निष्ठा से उसे सांत्वना मिली। खुद को पवित्र देवी बताते हुए आरी ने अपना नाम बताया और खुद को चर्च की पवित्र कुंवारी कहा। उसने शिष्टता से उनके आगमन का उद्देश्य पूछा, लिलियन के पिता की ओर इशारा करते हुए। रेन ने समझाया कि उस आदमी को शापित लगता है और पूछा कि क्या आरी उसकी मदद कर सकती है। आरी ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और आदमी की जांच करना शुरू किया। उसने अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद की और फिर उन्हें स्वर्णिम आभा से खोलते हुए उसे ध्यान से स्कैन किया। कुछ क्षणों बाद उसने रेन की शंका की पुष्टि की और इलाज शुरू किया। एक चमकती हुई रोशनी की गेंद का आवाहन करते हुए उसने उसे आदमी के शरीर में प्रवेश कराया, जिससे अंधेरे ऊर्जा को तुरंत बाहर कर दिया गया। आदमी ने ताजगी का अनुभव किया, रेन का आभार व्यक्त किया और तुरंत काम पर लौटने की कसम खाई। रेन मुस्कुराते हुए उसे आराम करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि सब कुछ पूरी तरह से ठीक हो जाए, इससे पहले कि वह काम शुरू करे। फिर उसने उस बॉक्स को निकाला जिसमें खाली क्रिस्टल था और आरी से उसकी राय पूछी। आरी ने क्रिस्टल की सावधानी से जांच की और इसे एक जादुई क्रिस्टल के रूप में पहचाना,
जिसमें बहुत अधिक जादुई ऊर्जा समाहित थी। उसने समझाया कि ऐसी ऊर्जा अक्सर शाप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन उसने स्पष्ट किया कि यह विशेष शाप एक मजाक था जो थकान पैदा करने के लिए था, न कि गंभीर हानि के लिए। इस व्याख्या ने रेन को बेचैन कर दिया। उसने पूछा कि क्या ऐसे क्रिस्टल बनाना कठिन है। आरी ने जवाब दिया कि एक उच्च स्तरीय जादूगर के लिए एक क्रिस्टल बनाना रोज का काम है और वे आसानी से इन्हें निर्माण स्थल पर फैला सकते हैं। रेन का चेहरा अंधकार में हो गया जब उसने यह महसूस किया कि यह हस्तक्षेप जानबूझकर किया गया था। आरी ने रेन की परियोजना की सराहना की और चर्च से मदद लेने वाले लोगों की संख्या कम करने में इसके प्रभाव की सराहना की। अब रेन को यह यकीन हो गया कि अपराधियों की पहचान हो चुकी है। उसने कार्रवाई करने का निर्णय लिया। उसने आरी से पूछा कि क्या पूरी निर्माण साइट पर शाप को हटाना संभव है। आरी ने खेदपूर्वक बताया कि यह संभव नहीं था, जनाब, क्योंकि व्यक्तिगत क्रिस्टल्स को हर दिन हटाना सिर्फ परियोजना की प्रगति को धीमा कर देगा। रेन ने आंतरिक रूप से महसूस किया कि समस्या की जड़ को सुलझाना जरूरी था। फिर आरी ने किसी ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया जो मदद कर सकता था, लेकिन चेतावनी दी कि वह व्यक्ति अजीब था। उसने एक पता दिया और रेन ने जांच करने का निर्णय लिया। रेन और लिया एक बड़े महल में पहुंचे जिसे आरी ने सेलेना का घर बताया था, जो पूर्व मैज एसोसिएशन के अध्यक्ष ने दरवाजे पर दस्तक दी। रेन ने दृढ़ता से अपनी मुट्ठी मारी। उसका संकल्प अडिग था। अचानक लिया ने खतरे का आभास किया और तुरंत रेन को किनारे खींच लिया। कुछ क्षणों बाद महल की ऊपरी मंजिल से एक धमाका हुआ जिससे धुआं और मलबा हवा में उड़ गए। रेन चौंकते हुए ये जानने की कोशिश करने लगा कि क्या हो रहा है। धुएं से एक शानदार महिला बाहर आई। उसकी आवाज में निराशा थी। उसने अपनी असफल प्रयोग पर शाप दिया और यह कसम खाई कि वह सफल होगी, चाहे इसके लिए समूचे आइलैंड सिटी को ही उड़ा देना पड़े। घर में दाखिल होकर रेन ने शांतिपूर्वक अपनी मांग प्रस्तुत की, समस्या समझाई और उसकी मदद मांगी। हालांकि उसने सीधे मना कर दिया। उसे सख्ती से खारिज करते हुए कहा कि वह एक नए जादुई उपकरण पर शोध कर रही थी और रेन की समस्याओं से उसे कोई मतलब नहीं था। रेन ने जिज्ञासा से पूछा कि क्या वो कुछ ऐसा बना रही थी जैसे जादुई छड़ी। सेलेना ने सुझाव पर हंसी उड़ाई, उसकी सीमित समझ का मजाक उड़ाते हुए। लिया, जिनका व्यवहार ठंडा था, तुरंत हस्तक्षेप किया। सेलेना को चेतावनी दी कि वह युवा मास्टर रेन से बात करते समय अपनी भाषा पर ध्यान दे। लिया की फटकार से परेशान होकर सेलेना ने अपनी नजरें लिया पर डाली और उसकी प्रभावशाली जादुई शक्ति पर टिप्पणी की। एक मुस्कान के साथ सेलेना ने सुझाव दिया कि लिया उसकी सहायक बने। बदले में सेलेना ने वादा किया कि वह रेन की मदद करेगी जब उसका शोध सफल होगा। सेलेना के चारों ओर बिजली की चिंगारी जलने लगी जैसे उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। लिया बिना हिले डुले प्रतिशोध लेने के लिए तैयार थी। उसकी आवाज तीव्र थी, जैसे वह सेलेना को शिष्टाचार सिखाने का प्रस्ताव दे रही हो। जैसे ही तनाव बढ़ा, रेन ने बीच में कदम रखा और लिया से शांत होने को कहा। उसने याद दिलाया कि वे मदद के लिए यहाँ हैं, लड़ाई शुरू करने के लिए नहीं। फिर सेलेना के अस्त व्यस्त कार्यक्षेत्र की ओर मुड़ते हुए रेन ने पूछा कि क्या उसने जो वस्तुएं टेबल पर फैली हुई थीं वे जादुई उपकरण थे। सेलेना की आंखों में गर्व की चमक थी। उसने उसकी बात की पुष्टि की, लेकिन यह स्पष्ट किया कि टेबल पर रखी हर चीज एक असफल उत्पाद थी। उसने समझाया कि वह एक ऐसा जादुई उपकरण बनाने की कोशिश कर रही थी जो बिजली को बंद करने में सक्षम हो। उसके शरीर में तत्वीय जादू को देखकर रेन चौंक गया। उसने इसे विद्युत ऊर्जा को संचित करने के समान समझा। सेलेना ने उसकी व्याख्या की पुष्टि की और बताया कि पिछला विस्फोट उसके उपकरणों के उसकी शक्ति को सहन कर पाने के कारण हुआ था। फिर से उसे नजरअंदाज करते हुए उसने कहा कि उसे आराम करने की जरूरत है और उसे अपनी शोध जारी रखनी है। रेन ने गहरी सोच में पड़ते हुए एक प्रस्ताव दिया। उसने सेलेना से कहा कि अगर वह उसे आवश्यक उपकरण बनाने में मदद कर सके तो वह मैग्स गिल्ड से जुड़ी उसकी समस्याओं में मदद करेगी। सेलेना, जो संदेहास्पद और नाराज थी, ने उसे नजरअंदाज करते हुए कहा कि उसकी शोध बहुत जटिल है और वह जैसे किसी के लिए इसे हल करना संभव नहीं होगा। रेन, जो शांत रहा, ने उसे आश्वासन दिया कि वह गंभीर था। उसने वादा किया कि वह उसे जादुई उपकरण बनाने में मदद करेगा और बदले में वह उसकी सहायता करेगा। सेलेना, जो उत्सुक लेकिन संशयात्मक थी, ने आखिरकार सहमति दी, एक शर्त रखते हुए कि अगर रेन सफल हो गया तो वह केवल मलकम से ही नहीं बल्कि मैग्स गिल्ड को भी उसकी हर आशा का पालन करवाएगी। हालांकि अगर वह असफल हुआ तो वह उसे सजा देने में संकोच नहीं करेगी। समय न गंवाते हुए रेन ने सेलेना से कहा कि वह सिस्टम द्वारा दिए गए ब्लूप्रिंट का उपयोग कर आवश्यक सामग्री तैयार करे। उसने उसे 8 बड़े बैटरियों को एक साथ जोड़कर लिथियम बैटरी पैक बनाने में मार्गदर्शन किया। उनके प्रयासों के बावजूद रेन को घबराहट महसूस हो रही थी, क्योंकि उनके पास डिवाइस को पढ़ने के लिए विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत नहीं था, क्योंकि हाइड्रोलिक जनरेटर उपलब्ध नहीं था। वे मजबूर होकर सेलेना के जादू का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं देख पा रहे थे। सेलेना ने रेन के निर्देशों का पालन करते हुए उसने उसकी जादुई शक्ति को संभालने का तरीका बताया और चेतावनी दी कि डिवाइस फट सकता है। रेन, जो अप्रभावित था, ने उसे तार सौंपे और उसे आश्वस्त किया,
उसने समझाया कि बैटरी पैक की क्षमता लगभग 185 डब्ल्यू घंटे है और उसे अपनी ऊर्जा इसमें डाले जाने के लिए कहा। अनिच्छा से सेलेना ने अपनी जादुई शक्ति छोड़नी शुरू की और उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब डिवाइस ने बिना किसी समस्या के उसकी ऊर्जा को अवशोषित किया। जिज्ञासु होते हुए उसने आउटपुट बढ़ा दिया, फिर भी बैटरी स्थिर रही। सेलेना को यह जानकर झटका लगा कि डिवाइस क्यों नहीं फटा। रेन ने मुस्कुराते हुए उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसकी जादुई शक्ति उतनी प्रभावशाली नहीं थी जितना वह सोचती थी। सेलेना गुस्से में आ गई और उसने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। अधिकतम आउटपुट पर भी बैटरी पैक स्थिर रहा, किसी प्रकार का नुकसान नहीं दिखा। सेलेना चुप हो गई कि डिवाइस कितनी शक्ति को अपने अंदर समाहित कर सकता था और रेन ने इसे कितनी सहजता से बनाया। रेन जो संतुष्ट था आगे बढ़ा और चार्ज स्तर की जांच की। बैटरी 87% क्षमता पर थी। अंदर ही अंदर वह सेलेना की ताकत पर अचंभित था। उसने लगभग पूरी बैटरी को चार्ज कर लिया था, जो एक इलेक्ट्रिक कार को 3000 किलोमीटर से ज्यादा तक चला सकती थी। रेन का आत्मविश्वास बढ़ा और उसने सेलेना से कहा कि उसका उद्देश्य मैग्स गिल्ड में क्रांति लाना है। उसने उन्हें संभावित पावर बैंक के रूप में संदर्भित किया और उनकी जादुई शक्तियों के लिए अपनी दृष्टि साझा की। सेलेना, जो जिज्ञासु थी, ने पूछा कि क्या रेन खुद बिजली जादू का इस्तेमाल कर सकता था। रेन ने इसे नकारा नहीं किया, बल्कि उसने दावा किया कि वह आइलैंड सिटी के सभी लोगों को जादू सीखने लायक बना सकता है। सेलेना संदेहास्पद थी और उसने ये इंगित किया कि जादू किसी भी व्यक्ति से सीखा नहीं जा सकता। हालांकि इन शांत रहा और उसने एक संकेत दिया कि उसके पास एक जादुई डिवाइस बैटरी पैक से भी ज्यादा शक्तिशाली था और उसने सेलेना से वादा किया कि वह उसे एक ऐसी दुनिया दिखाएगा जहां जादू सभी के लिए सुलभ होगा, अगर वह उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। सेलेना, जो दोनों हैरान और जिज्ञासु थी, ऐसी संभावना की कल्पना नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसने उसके साथ काम करना जारी रखने का निर्णय लिया। अगले दिन मैग्स गिल्ड में मलकम आराम से एक किताब पढ़ रहा था, ये विश्वास करते हुए कि रेन जल्द ही उसकी मदद के लिए गिड़गिड़ाएगा। उसकी शांति तब भंग हो गई जब सेलेना अचानक आई। उसे अंदर आते देख मलकम हैरान रह गया। मैग्स गिल्ड का पूर्व अध्यक्ष, यह वह आखिरी व्यक्ति था जिसे वह देखने की उम्मीद कर रहा था। हकलाते हुए उसने धीरे से उसका अभिवादन किया, यह सोचते हुए कि वह यहाँ क्यों आई है। सेलेना की आवाज गुस्से में उठी जैसे ही उसने मलकम से सामना किया, उसे आरोपित करते हुए कहा कि उसने ग्रैंड ड्यूक के घराने के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की। उसके शब्दों में तीखापन था, जैसे वह यह सवाल कर रही हो कि क्या वह किसी विद्रोह की योजना बना रहा था। मलकम, जो स्पष्ट रूप से हिल चुका था, हकलाते हुए किसी भी ऐसी मंशा को नकारते हुए जल्दी से यह सुनिश्चित किया कि वह कभी भी ऐसे खतरनाक विचारों को पालेगा नहीं। असंतुष्ट, सेलेना ने मलकम को कॉलर से पकड़ लिया। उसकी सहनशक्ति स्पष्ट रूप से खत्म हो रही थी। उसने सत्य की मांग की, यह इंसिस्टिंग करते हुए कि वह जो भी रेन के निर्माण स्थल पर किया है उसका खुलासा करे। मलकम, जो कांप रहा था, जल्द ही झुकते हुए मान गया। उसने स्वीकार किया कि उसने गिल्ड के सभी मेज को बुलाया और उन्हें गुस्से में उकसाया, ये दावा करते हुए कि युवा मास्टर रेन ने उनका अपमान किया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने मेज को शापयुक्त क्रिस्टल बनाने का निर्देश दिया था और टेलीपोर्टेशन जादू का उपयोग करके उन्हें निर्माण स्थल के नीचे गाड़ने के लिए भेजा था। यह साजिश मजदूरों को थका हुआ महसूस कराने के लिए थी। उन्हें आलस्य का दोषी ठहराएगा। मलकम का लक्ष्य रेन को माफी मांगने और मैग्स गिल्ड के साथ निकट सहयोग करने के लिए मजबूर करना था। सेलेना ने इसे सुनते हुए अविश्वास और निराशा का मिश्रण महसूस किया। सिर झटकते हुए उसने मलकम को मूर्ख कहा और यह बताया कि वह सिर्फ एक मोहरा बना दिया गया था। जब मलकम, जो अभी भी भ्रमित था, ने पूछा कि किसने उसे इस्तेमाल किया, सेलेना ने उसका सवाल नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय उसने उसे तुरंत सभी मेज को याद करने का आदेश दिया जो साजिश में शामिल थे। मलकम जल्दी से सिर हिलाते हुए उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए दौड़ पड़ा। जब मलकम चला गया तो सेलेना ने एक तंत्र मंत्र का ताबीज निकाला और रेन से संपर्क किया। उसने उसे सूचित किया कि उसने मैग्स गिल्ड के साथ समस्या हल कर दी है। रेन ने आभार व्यक्त करते हुए उसका धन्यवाद किया। सेलेना, जो जिज्ञासु थी, ने पूछा कि क्या उसे एल्डरी से निपटने में मदद चाहिए, यह प्रस्ताव देते हुए कि वह उसे बिना किसी निशान के गायब कर सकती है। रेन ने तुरंत मना कर दिया, हाथ हिलाते हुए, जैसे ही उसने यह समझाया कि एल्डरी कोई बड़ी समस्या नहीं था और उसे अभी भी बड़े खतरे को बाहर लाने के लिए उसकी आवश्यकता थी। रेन के निर्णय को स्वीकार करते हुए सेलेना ने हस्तक्षेप न करने का निर्णय लिया। फिर उसकी आवाज में उत्साह था जब उसने रेन द्वारा पहले बताए गए नए आविष्कारों की बात की। उसने उससे विस्तार से पूछा, यह सवाल करते हुए कि वे कब तैयार होंगे, और जोर देते हुए कहा कि वह तब उसे बुलाए जब वह उन पर काम करना शुरू करेगा। रेन ने उसे आश्वस्त किया कि वह उसे सूचित करेगा, लेकिन यह जोर दिया कि सबसे पहले गिल्ड के मेज को बैटरी क्लस्टर चार्ज करने को पूरा करना बहुत महत्वपूर्ण था। अगले दिन सिटी लॉर्ड के आवास पर एल्ड्री ने एक रहस्यमय व्यक्ति से मुलाकात की जो साय में लिपटा हुआ था। एल्ड्री, जो स्थिर रूप से परेशान था, ने रिपोर्ट किया कि रेन पहले ही मैग्स गिल्ड पर नियंत्रण कर चुका था।
उसने घबराहट में मार्गदर्शन मांगा। हालांकि वह रहस्यमय व्यक्ति शांत और उपेक्षापूर्ण था। उसने कहा कि मैग्स गिल्ड कोई वास्तविक खतरा नहीं था, केवल सेलेना को छोड़कर। फिर उसने एल्डरी का ध्यान रेन के बांध परियोजना की ओर मोड़ दिया, ये चेतावनी देते हुए कि अगर बांध सफल हो गया तो ये आइलैंड के लोगों को पुनर्जीवित कर सकता है, जो एक ऐसा परिदृश्य था जिसे वे कभी भी अनुमति नहीं दे सकते थे। एल्डरी ने व्यक्ति को आश्वस्त किया कि उसने रेन के लिए पहले ही जाल बिछा दिए थे और एक अतिरिक्त योजना का खुलासा किया, जिसमें वह खाद्य आपूर्ति के प्रभारी कुलीनों पर दबाव डालने का इरादा रखता था। रेन के प्रयासों को कमजोर करते हुए कीमतें बढ़ाने की योजना थी। जब रहस्यमय व्यक्ति ने कुलीनों की वफादारी पर संदेह व्यक्त किया, तो एल्डरी ने आत्मविश्वास से समझाया कि जबकि कुलीन उसे धोखा दे सकते हैं, वे कभी भी अपने खुद के वित्तीय हितों से बेईमानी नहीं करेंगे। एक सोने की सिक्के को हवा में उछालते हुए एल्डरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि रेन के पास बांध की निर्माण पूरी होने तक पर्याप्त धन नहीं होगा। जैसे ही सिक्का मेज पर गिरा, रहस्यमय व्यक्ति का रूप हवा में विलीन हो गया। इसी बीच व्यस्त बाजार में लिलियन निर्माण स्थल के लिए सामान खरीद रही थी, जब एक दुकानदार ने रूड तरीके से उसे भगा दिया। उसकी आवाज में घमंड था, जैसे उसने कहा कि अगर वह सामान नहीं खरीद सकती तो उसे छोड़ देना चाहिए। लिलियन, जो निराश थी, ने अगले दिन की असंभावित मूल्य वृद्धि पर टिप्पणी की। पहले 2 बैग अनाज के एक सोने के सिक्के में मिलते थे, लेकिन अब एक बैग की कीमत 2 सोने के सिक्के हो गई थी। दुकानदार, जो अप्रभावित था, घमंड से कह रहा था कि वह जो चाहे कीमत तय कर सकता है। उसने लिलियन की भुगतान करने की असमर्थता का मजाक उड़ाया, और जैसे ही वह उसे मारने के लिए हाथ उठाता, उसने भी उसका मजाक उड़ाया। हलचल ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया, जिनमें से कई दुकानदार की कार्यवाही से नाराज थे। लिलियन, जो रेन के लिए अपना कार्य पूरा करने के लिए दृढ़ थी, ने व्यापारियों पर मुनाफाखोरी का आरोप लगाया और रेन के संभावित क्रोध की चेतावनी दी। दुकानदार ने हंसी उड़ाते हुए उसकी धमकी को नजरअंदाज किया और कहा कि उसका व्यवसाय ईमानदार था और रेन को हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं था। उसकी घमंड ने दर्शकों की निराशा को और बढ़ा दिया। चर्च में एरिया भी बढ़ती कीमतों से उतनी ही गुस्से में थी। उसने नोट किया कि सिर्फ 3 दिनों में खाद्य कीमतें 3 गुना बढ़ गई हैं, जिससे उसे सर्दी भर के लिए लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं मिल पा रहा था। एक सिक्कों का थैला अपनी सहायक एरा को देते हुए उसने उसे जितना भी सामान खरीदने के लिए कहा, यह वादा करते हुए कि बाकी का बाद में तय कर लेगी। एरा, जो चौंकी हुई थी, संकोच करती हुई। एक असामान्य रूप से बड़ी रकम की बात करते हुए एरिया ने यह बताया कि गार्ड्स को रिश्वत देने के लिए आमतौर पर बहुत कम राशि की आवश्यकता होती है। एरी ने उसे ध्यान से देखा और बिना कोई सवाल किए उसे आदेश दिया कि वह उसकी बात माने। इससे पहले कि एरा कुछ कर पाती, लिया अचानक प्रकट हुई है और त्वरित गति से सिक्कों का थैला छीनकर उसे रेन को सौंप दिया। उसके चेहरे पर शांति और दृढ़ता का मिश्रण था। रेन ने सहयोग का प्रस्ताव रखा, ये कहते हुए कि वह एक बड़े योजना पर मिलकर काम करना चाहता था, एक ऐसी योजना जो संकट की जड़ तक पहुंचकर व्यापारियों द्वारा होने वाले शोषण को रोक सके। एरी ने रेन को संदेह से देखा, ये पूछते हुए कि वह किस प्रकार के सहयोग की बात कर रहा था। रेन ने उसके सख्त व्यवहार को देखकर मुस्कुराया और उसे आराम करने का सुझाव दिया, ये कहते हुए कि सहयोग पर चर्चा करते समय इतना तनावपूर्ण होना जरूरी नहीं था। फिर उसने हल्के फुल्के ढंग से यह उल्लेख किया कि उसे पता था कि वह एक एल्फ थी। एरी, जो गहरी चिंता में थी कि रेन ने उसकी असली पहचान जान ली है, अपने आप को संभालते हुए नकारते हुए बोली कि एक एल्फ तो किसी मानव शहर में नहीं रह सकता। रेन, जो अप्रभावित था, ने फिर से सिक्कों का थैला एरी की ओर उछालते हुए उसे आश्वस्त किया कि उसके या उसके जैसे लोगों के प्रति उसकी कोई दुर्भावना नहीं है। एरी, जिसने इस विषय से बचते हुए फिर से बातचीत का रुख मोड़ा, ये पूछते हुए कि वह किस प्रकार का सहयोग प्रस्तावित कर रहा था। रेन ने पास में एक गाड़ी पर रखे अनाज के थैलों की ओर इशारा करते हुए समझाया कि वह शहर में खाद्य आपूर्ति के मुद्दे को हल करने के लिए सहयोग करना चाहता है। हालांकि एरी ने रेन की दृढ़ता का सम्मान किया, वह उसकी क्षमता पर संदेह करती थी कि वह इस गहरे और पुराने मुद्दे को कैसे हल करेगा। उसने अपने संदेह को खुले तौर व्यक्त किया, जिससे रेन ने पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है। एरी ने विस्तार से समझाते हुए बताया कि इन में खाद्य आपूर्ति पर 4 प्रमुख परिवारों का नियंत्रण था, जो शहर में एक सदी से ज्यादा समय से सत्ता में थे। ये परिवार कीमतों को कड़ी तरह से नियंत्रित करते थे और उनका प्रभाव अडिग था। उसने रेन को याद दिलाया कि हालांकि उसने हाल ही में कुछ लोगों को धमकाने के लिए कड़े उपाय अपनाए थे, वे चालाक व्यक्ति थे और वे निश्चय ही अपने नुकसान की भरपाई का रास्ता निकालेंगे। रेन ने उसे बीच में ही रोका, ये जिज्ञासा रखते हुए कि उसे शहर के आंतरिक कामकाज के बारे में इतनी गहरी जानकारी कैसे थी। एरी ने स्वीकार किया कि वह आइलैंड में 120 साल से अधिक समय से रह रही थी। वह सालों से आइलैंड में रह रही थी और इसके जटिलताओं को अच्छे से समझती थी। उसने आगे यह सुझाव दिया कि अगर रेन ने भोज में एलन परिवार को समाप्त कर दिया होता, तो शायद सुधार की कोई संभावना हो सकती थी, लेकिन अब यह बहुत देर हो चुकी थी। एरी ने यह भी जोड़ा कि युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले से ही खाद्य संकट था।
और अगर कीमतें इतनी ऊंची बनी रहतीं तो उसकी जनजाति को सर्दी के मौसम में जीवित रहने में मुश्किल होती। रेन ने उसे फिर से बीच में काटा। उसकी नजरें दृढ़ थी। उसने एरी से वादा किया कि अगले 2 हफ्तों में आइलैंड में खाद्य कीमतें इतनी गिर जाएंगी कि वे हाल की मूल्य वृद्धि से भी नीचे होंगी। ऑगस्टस के महल में क्लाइन परिवार के प्रमुख खेन द्वारा एक जश्न मनाया जा रहा था। ऑगस्टस ने एल्डरी का धन्यवाद किया। उसके समर्थन को स्वीकार करते हुए यह बताया कि उनका गठबंधन महत्वपूर्ण मुनाफे का कारण बना था। कमरे में अन्य लोग भी उनके आभार का इजहार करते हुए अपनी कटोरियां उठाकर अगस्टस और उनके साझे सफलता का जश्न मना रहे थे। माहौल खुशमिजाज था और समूह अपनी हाल की जीत पर खुश था, अपने रणनीति पर भरोसा जताते हुए। लेकिन उनका उत्सव उस समय बाधित हुआ जब एक सेवक ने आकर बताया कि रेन ने उन्हें अपने महल में भोज पर आमंत्रित किया है। एक व्यक्ति जो इस खबर से चौंक गया था, घबराहट में यह अनुमान लगाने लगा कि क्या रेन उन्हें सजा देने की योजना बना रहा है। अगस्टस की ओर मुड़ते हुए उसने मार्गदर्शन मांगा कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। अगस्टस, जो शांत और गणनात्मक था, ने उन्हें आश्वस्त किया कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसने समझाया कि उनका खाद्य आपूर्ति व्यापार पूरी तरह से वैध है और उन्हें कानून द्वारा सुरक्षा प्राप्त है। जिस प्रणाली को उन्होंने स्थापित किया था उस पर अगस्टस ने जोर दिया कि जब तक वे रेन को खुले तौर पर चुनौती नहीं देंगे तब तक वे खतरे में नहीं होंगे। उसने ये बताया कि उनके 4 परिवारों की सामूहिक शक्ति बहुत मजबूत थी और यहाँ तक कि राजा के पास भी खाद्य कीमतों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। इस तर्क से समूह शांत हो गया और उन्होंने सहमति जताई कि उनकी स्थिति सुरक्षित है। अगस्टस ने यह सुझाव दिया कि अगर रेन उन पर दबाव डालने की कोशिश करता है तो वे कीमतों को थोड़ी सी घटाकर शायद 5 तांबे के सिक्कों से एक प्रतीकात्मक कदम उठा सकते हैं। हालांकि उसने कड़े शब्दों में चेतावनी दी कि किसी भी प्रकार का धोखा बहुत गंभीर परिणामों का कारण बनेगा। उनका आत्मविश्वास लौट आया था और अगस्टस ने समूह को भोज के लिए तैयार होने के लिए प्रेरित किया। हालांकि शुरुआत में उन्हें पुराने फटे चटे कपड़े पहनने के उसके सुझाव पर हैरानी हुई, फिर भी उन्होंने उसकी दिशा का पालन किया। रेन के महल में एक सेवक ने उन्हें सूचित किया कि ऑगस्टस और आमंत्रित अतिथि आ चुके हैं। रेन ने सेवक को आदेश दिया कि उन्हें अंदर आमंत्रित किया जाए और रसोई में भोजन तैयार करने का ध्यान रखा जाए। जैसे ही अगस्टस और अन्य लोग अंदर आए, रेन ने तुरंत उनके कपड़ों की स्थिति पर ध्यान दिया, जो जानबूझकर गरीब दिखने की कोशिश कर रहे थे। उनके पहले के भव्य कपड़े अब फटे पुराने कपड़ों में बदल चुके थे। रेन को यह देखकर हंसी आई और उसने सोचा कि वे अपने अभिनय में कितने खराब थे। उसने अपने आप को संभालते हुए नकली हैरानी के साथ उनका स्वागत किया। उसने ये टिप्पणी की कि यह देखना बहुत अप्रत्याशित था कि वह कुलीन व्यक्ति, जो एलैन के खाद्य आपूर्ति पर नियंत्रण रखते थे, इतने गरीब दिख रहे थे। ऑगस्टस ने जल्दी से जवाब दिया, रेन की परियोजनाओं की सराहना करते हुए और यह दावा करते हुए कि वे भी समाज के कल्याण के लिए योगदान देना चाहते थे। एक और व्यक्ति बोला, यह बताते हुए कि अगस्टस के नेतृत्व में उन्होंने न केवल रेन के अभियानों में धन दान किया था, बल्कि अपने गोदामों से खाद्य सामग्री को भी सबसे कम कीमतों पर बेचा था, यहाँ तक कि नागरिकों की मदद के लिए नुकसान उठाया था। लिया, जो उनकी निर्लज्जता देख रही थी, को सिर्फ घृणा महसूस हो रही थी। उनके खुले झूठ और रेन को धोखा देने के प्रयास ने उसे चौंकाया नहीं। रेन हालांकि उनके साथ मिला, उन्हें उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हुए और यह दावा करते हुए कि वह उनके समर्थन से गहरे प्रभावित हुए हैं। उसने समझाया कि उसने उन्हें अनाज व्यापार योजना पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। रेन अपनी बात जारी रखने से पहले अगस्टस ने उसे बीच में रोकते हुए कहा कि वे रेन की वित्तीय कठिनाइयों को समझते हैं। उसने यह दोहराया कि वर्तमान में 2 सोने के सिक्के प्रति बैग की कीमत पर वे पहले ही नुकसान में बेच रहे थे। अन्य लोग सहमति में सिर हिलाते हुए ऑगस्टस के दावे का समर्थन करते थे। रेन मुस्कुराया और अपने इरादे को स्पष्ट किया। उसने प्रस्तावित किया कि अगले दिन से आइलैंड में खाद्य कीमतें बढ़ाकर 4 सोने के सिक्के प्रति बैग कर दी। यह बयान सुनकर कुलीन लोग हैरान रह गए। ऑगस्टस, जो भ्रमित था, ने यह सवाल किया कि क्या रेन सच में कीमतें बढ़ाने का इरादा रखता था। रेन ने शांत और आदेशात्मक स्वर में पुष्टि की, यह समझाते हुए कि न केवल कीमतें 4 सोने के सिक्के प्रति बैग तक बढ़ेंगी, बल्कि वह सभी बिक्री पर 30% कमीशन भी लेगा। जब रेन ने यह घोषणा की कि अनाज की कीमत 4 सोने के सिक्के प्रति बैग बढ़ाई जाएगी और उस पर 30% कमीशन लिया जाएगा, तो अगस्टस स्पष्ट रूप से भ्रमित हो गया। उसने यह सवाल किया कि क्या रेन ने कुछ गलत कहा था, यह सुनिश्चित नहीं होने पर कि उसने सही सुना था। रेन ने फिर से खुद को नहीं दोहराया, बल्कि शांतिपूर्वक अगस्टस को याद दिलाया कि वह 30% कमीशन लेगा। यह सुनकर अगस्टस और अन्य कुलीन लोग एक दूसरे को खुशी से देखने लगे। शुरुआत में उन्होंने रेन को सिर्फ एक अनुभवहीन युवा लॉर्ड समझा था, लेकिन अब वे मानने लगे थे कि वह भी एक चालाक व्यापारी था, जैसे वे खुद थे। वे रेन को ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे जो उनके हितों को समझता था और यह अनुमान लगाया कि उसकी मदद से उनके व्यापारिक उपक्रम फल फूल सकते हैं। उन्हें अफसोस हुआ कि उन्होंने रेन की चालाकी को पहले नहीं पहचाना, क्योंकि वे उससे पहले ही सहयोग कर सकते थे।
अगस्टस, जो रेन के बयान से उत्साहित था, जानता था कि बिना आधिकारिक दस्तावेज के वे जल्दबाजी में कदम नहीं उठा सकते। कीमतें अधिक बढ़ाने से हंगामा हो सकता था, जो उनकी रुचियों को नुकसान पहुंचा सकता था। इसे ध्यान में रखते हुए अगस्टस ने शिष्टता से अपनी चिंताओं को व्यक्त किया, रेन का धन्यवाद किया और पूछा कि आधिकारिक घोषणा कब की जाएगी। रेन ने इसके लिए तैयार होते हुए लिया से एक दस्तावेज लाने को कहा। खुशी से उसने बताया कि उसने पहले ही आधिकारिक नोटिस लिख लिया था और उस पर अपने परिवार की मुहर लगा दी थी और ये भोजन के बाद पोस्ट किया जाएगा। बातचीत जारी रखते हुए रेन ने कुलीनों को याद दिलाया कि अब से वे उसकी हिदायतों का पालन करेंगे और उन्हें एल्विन परिवार द्वारा सहे गए परिणामों से सीखने की सलाह दी। अगस्टस ने उत्साहित होते हुए उन्हें आश्वस्त किया कि वे उसे निराश नहीं करेंगे। भोजन के बाद कुलीन लोग फिर से अगस्टस के निवास पर इकट्ठा हुए। रेन की अप्रत्याशित रणनीति ने उन्हें चकरा दिया था। वे इस नए विकास को एल्डरी को रिपोर्ट करने के बारे में बहस कर रहे थे, ये नोट करते हुए कि रेन ने कीमतें बढ़ाई थी, न कि उन घटाने के बजाय। कुछ ने यह संदेह किया कि वह सिर्फ लालच से प्रेरित था। हालांकि अगस्टस ने उनके संदेहों को खारिज कर दिया, इसे एक सुनहरा अवसर कहा। अवसर को याद करते हुए अगस्टस ने उन्हें यह बताया कि अगर बहुत से लोग उनके साजिश के बारे में जान जाएंगे तो उनके मुनाफे में कमी आ जाएगी। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि रेन बस एक बच्चा है जो लाभ दिखाकर उन्हें आकर्षित कर रहा है और उन्हें कीमतों में वृद्धि को गुप्त रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक विशाल संपत्ति उनके हाथ में थी और केवल मूर्ख ही ऐसा अवसर गंवाएंगे। अगस्टस की आत्मविश्वास के बावजूद एक सतर्क कुलीन ने असमंजस व्यक्त किया। उसने स्वीकार किया कि अपने पूरे जीवन में उसने कभी इतनी लाभकारी संभावना का सामना नहीं किया था जिससे वह सतर्क हो गया था। फिर भी उसने अगस्टस के नेतृत्व का पालन करने की कसम खाई और गहरी झुककर अपनी वफादारी दिखाई। अन्य लोग भी जल्दी से उसका अनुसरण करते हुए अपनी निष्ठा को घोषित करते हुए चुके। संतुष्ट होकर अगस्टस हंसी में फूट पड़ा और कहा कि अब से वे एकजुट होकर काम करेंगे। उसने प्रस्ताव रखा कि वे तुरंत छोटे व्यापारियों से सारा अनाज खरीद लें, इससे पहले कि घोषणा पोस्ट की जाए, ताकि वे बाजार पर नियंत्रण कर सकें और अपने मुनाफे को अधिकतम कर सकें। इस बीच रेन के निवास पर अप्रत्याशित मेहमान पहुंचे। वैज्ञानिक एरा क्रोधित होकर भीतर घुसी और रेन पर भ्रष्ट व्यापारियों के साथ साजिश करने का आरोप लगाया। उसने पूछा कि रेन ने क्यों अनाज की कीमतों को घटाने का वादा किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्हें आसमान छूने दिया। उसका गुस्सा बढ़ गया जब उसने कहा कि वह उस समय तक नहीं रुकने वाली जब तक एल्प जाति का शोषण किया जा रहा था। लिलियन ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उसे शांत करने की कोशिश की। उसने एरा को विश्वास दिलाया कि रेन अनाज की कीमतें घटाने का इरादा रखता है और उसे उस पर विश्वास करने का आग्रह किया। फिर भी गुस्सा एरा ने पलटकर कहा कि रेन पहले ही लालची व्यापारियों का साथी बन चुका है। इसके बावजूद लिलियन ने रेन के निर्णयों में विश्वास बनाए रखा और एरा से उसकी योजना में विश्वास करने की अपील की। एक तनावपूर्ण चुप्पी के बाद एरा ने रेन की ओर मुड़ते हुए अपनी चिंता जाहिर की। उसने संकोच करते हुए पूछा कि क्या वह सचमुच अनाज की कीमतें बढ़ाने का इरादा रखता था। रेन मुस्कुराए, लेकिन उसने अपनी पूरी रणनीति को उजागर नहीं किया। उसने बस यह आश्वासन दिया कि अनाज की कीमतें जल्द ही घट जाएंगी और यदि सबसे बुरा हुआ तो वह 2 हफ्ते के भीतर सबसे निचले स्तर पर गिर जाएंगी। एरा, जो आश्वस्त नहीं थी, ने महसूस किया कि रेन मासूम है। उसने कहा कि वह इस दुनिया की कठोर वास्तविकताओं को समझ नहीं पा रहा था। 2 साल से अधिक जीने के बावजूद उसने कभी भी अनाज की कीमतों को एक बड़ी उछाल के बाद घटते हुए नहीं देखा था। रेन ने उसकी शंका महसूस की और गंभीर हो गया। उसने एक सांकेतिक सवाल पूछा, अगर मैंने कुलीनों की गर्दन पर चाकू रखा तो तुम क्या समझती हो, वे कीमतें कितनी घटाएंगे? 1 सिक्का? 10 सिक्के? एरा के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन वह फिर भी संदेह में थी। उसने तर्क किया कि 4 सोने के सिक्के प्रति बैग की कीमत अत्यधिक थी और यह गलत कदम था। 2 सोने के सिक्कों में सामान्य लोग पहले ही खाने को न खरीद पाने से जूझ रहे थे और अब कीमत दोगुनी हो जाने पर भूखमरी तो लगभग निश्चित लग रही थी। रेन अपने शांत स्वभाव में बना रहा और उसने समझाया कि चाहे कीमत 2 हो या 4 सोने के सिक्के, लोग भूखे मरेंगे, फर्क सिर्फ समय का था। फिर उसने घोषणा की कि कुछ सिक्कों से कीमत घटाना बेकार होगा। उसका लक्ष्य सिर्फ कीमत घटाना नहीं था, बल्कि व्यापारियों को पूरी तरह से नष्ट करना और उनकी दौलत छीन लेना था। 7 दिन बीत चुके थे जिनमें रेन ने सेलेना को लिथियम बैटरियों के निर्माण और कार्यप्रणाली के बारे में सिखाया था। सेलेना, जो डिवाइस की जटिलता से मोहित थी, पूरी तरह से सिखाई गई बातें में खो गई थी। उनका सत्र लिया कि अचानक एंट्री से बाधित हुआ, जिसने बताया कि सेंटस एरा फिर से मिलने आई है। पिछले कुछ दिनों में एरा बार बार आई थी, जिससे रेन को यह सोचने पर मजबूर किया कि शायद उसके पास बहुत ज्यादा फुर्सत है। सेलेना, जो उतनी ही उत्सुक थी, ने रेन से पूछा कि उसने जानबूझकर खाने की कीमतें क्यों बढ़ाई। अब तक शहर में अनाज की कीमतें 7 सोने के सिक्के प्रति बोरा तक पहुंच चुकी थी। रेन, जो इस तेजी से बड़ी कीमतों से हैरान था, जवाब देने का वक्त नहीं पा सका क्योंकि एरा कमरे में कूद पड़ी।
वह तुरंत रेन पर गुस्से में आकर फट पड़ी, ये कहते हुए कि सिर्फ सामान्य लोग नहीं बल्कि कुछ कुलीन भी अब खाना नहीं खरीद पा रहे थे। उसने पूछा कि क्या रेन को इस स्थिति की गंभीरता का एहसास था। शांत रहते हुए रेन ने लिया से पूछा कि कितने दिन हो चुके हैं कीमतों में वृद्धि के बाद। लिया ने तुरंत जवाब दिया और पुष्टि की कि यह 7 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर रेन मुस्कुराया और कहा कि अब समय आ गया है व्यापारियों से निपटने का। एरा, जो अभी भी गुस्से में थी, ने कहा कि रेन को अब और अस्पष्ट बातें नहीं करनी चाहिए और उसे अपने कदमों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। उसने चेतावनी दी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो एल्ब जाति उसके साथ संबंध तोड़ लेगी। रेन अंत में जवाब दिया और समझाया कि उसने पहले अपनी योजना के सभी विवरण इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि वह नहीं चाहता था कि चीजें गड़बड़ाएं और कुलीनों के बीच संदेह पैदा हो। अब सब कुछ सही जगह पर होने के बाद वह तैयार था बताने के लिए। रेन ने बताया कि 4 सोने के सिक्के प्रति बोरे की न्यूनतम कीमत तय करने वाला आदेश पहले ही 7 दिनों से लागू था। फिर उसने एरा से सवाल किया कि अब शहर में सबसे ज्यादा क्या चीज की कमी है। कुछ सोचने के बाद एरा ने जवाब दिया कि ऐसा कोई सामान नहीं है जिसकी कमी हो। रेन मुस्कुराए और उसके जवाब पर समझदारी से प्रतिक्रिया दी। फिर शांत होकर कहा, शहर में वह कमी है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है व्यापारी जो अनाज बेचते हैं।